नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इतिहास के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को टच कर रहे हैं और आशा है ये स्ट्रीम आप लोगों को अच्छी लगेगी। जिन लोगों ने 75 के बाद में इस धरती पर पदार्पण किया है उनको तो शायद मालूम नहीं होगा कि इमरजेंसी टाइम में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम लोग इस स्ट्रीम में कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी लगाने के पीछे हमारी प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा जी का क्या मकसद था और इमरजेंसी में क्या क्या हमारे हिंदुस्तान की भारतीय जनता ने झेला और इमरजेंसी के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा। हमारे बीच में हमारे प्यारे राज दुलारे जय भारती साहब आ गए हैं, उनको मैं जोड़ लेता हूँ। दादा आपको मेरी सुबह सुबह बैग में ना मेरी टाके से राज दुलारे। ठीक है, प्रणाम दादा, आप बड़े भाई हैं तो आपको पूरा अधिकार है। एनीवे, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है और लगता है कि पब्लिक कहीं और ना जाकर के इधर भी थोड़ा सा ध्यान देगी। अगर दादा नमस्कार। बाबा प्रणाम। प्रणाम। मैं नो मोर जी हाथ की स्ट्रीम देख रहा था, वहां पर जय भारती साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जब जय भारती साहब वहां से निकलेंगे तभी शुरू करूंगा। नहीं, मेरे को सिर्फ वनन्नू की स्टेटमेंट में जुड़ा कि वासुदेव कुटुंबकम यूएस को सोचना चाहिए। क्या वही बकवासबाजी मैं छोड़ के मैं कब जाना मेरे को। तो दादा थोड़ा सा आप भी भूमिका बांध दो। हमने तो बता दिया कि हमें क्या क्या करना है, अब थोड़ा बैकग्राउंड दे दो। मैं दूं सर? हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दो ना कि मतलब 26 जून को या 25 जून की रात को 12 बजे जो हिंदुस्तान में एक आपातकाल घोषित किया गया था, उसका क्या बैकग्राउंड था आपकी नजर में, जितना भी है बताइए। फिर बाद में हम लोग चले जाएंगे, अपना पूरा रेफरेंस में जाएंगे वहां पर। सर मुझे जितना याद है ये तो बचने के लिए किया गया था, to retain control. And as you said, Siddharth Shankar Ray was the advisor in legal affairs, particularly regarding the constitution and other things, so that the implications would not backfire. So his opinion was sought for, and it was done all of a sudden in a hurry, just to retain power, because the situation at that time was she was becoming quite dictatorial, and she was afraid that she would lose power. Ultimately, this proved to be against her. ये उनके खिलाफ में ये चीज गया बाद में, but she didn't have the foresight, or maybe Siddharth Shankar Ray didn't have the foresight. Yes, सिद्धार्थ शंकर राय साहब ने तो पूरा गड़बड़ किया था, आई थिंक। नहीं, वो तो थोड़ा ड्रैकोनियन मेजर्स लेने में वो मजा भी लेते थे, पता नहीं क्यों। आई वॉच्ड हिम इन द कोर्ट आल्सो। उनका बोलने का तरीका, मतलब his presentation in court and the manner in which he used to operate as a chief minister, he used to employ draconian measures without thinking of the repercussions. So maybe Indira ji was ill-advised at that time. This is my humble opinion, sir. So let's go into the. Do you agree, sir? Deep thing like. Do you agree with me, sir? Yes. The short points which I have certainly, yes. Yes, sir. Thank you very much, sir. So let's dig into the grave of somebody like Jawaharlal Nehru. He became Prime Minister of India
by manipulating certain things, and then he was our Prime Minister up to 27th May 1964, when he died after debacle of our forces in China, India-China war. Correct, sir. Then in between, there was tussle that who is going to be the Prime Minister of India. So, as a temporary arrangement, Gulzari Nanda was asked to take over the reign of Prime Ministership. उस समय रेलवे मिनिस्टर थे शायद वो ना, गुलजारी नंदा साहब रेलवे मिनिस्टर थे उस समय। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मुझे याद है कोई पैरवी करने के लिए उनके पास गया था उस समय रेलवे का कोई मैटर लेकर, इसीलिए मुझे याद आ रहा है। मैं तो छोटा ही था, लेकिन मुझे सुनने में आया था। तो जी जी गुलजारी नंदा साहब ने स्टेट पे मना कर दिया था कि मेरा कोई मास बेस नहीं है. ही वाज अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस, सो ही वुड हैव थॉट कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा. यहाँ का जो जिसको हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, वो जो जूतम पत्रम होती है, आपस में झगड़ा करते रहते हैं. मोरारजी देसाई वाज आल्सो वन ऑफ द कंटेंडर, देन अदर पर्सन वर आल्सो देयर. But the fact remains that Jawaharlal Nehru has stated during his lifetime also that he wants to see his daughter as Prime Minister of India. That means a dynastic rule was ingrained in the blood of Jawaharlal Nehru, and obviously, being daughter of Jawaharlal Nehru, she also knew that my father wanted this. So, when the name of Lal Bahadur Shastri was proposed, they never trusted Morarji Desai, because Morarji Desai was so disciplined, and so our old Congressy people like Nijlingappa, Kamraj, they were humiliated. They thought that if Morarji Desai becomes Prime Minister, then other will be of no use. So they reached into a consensus that let Lal Bahadur Shastri become Prime Minister. Lal Bahadur Shastri initially disagreed. He said, no, I will not become. Let Indira ji take over. But this was decided, sir, exactly. This was decided. जी सर, जी सर. क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में इंदिरा जी को लाया गया था, उसी समय ये द रोड वाज पेव्ड फॉर हर. नहीं, उसमें सी when Lal Bahadur Shastri offered Prime Ministership to Indira, then she said no. I am not ready because I have not I have not held any administrative post, so I don't have experience, this and that. Then he offered that you take any ministry of your choice, since Indira ji was very much publicity seeker, so she opted for information and broadcasting, so that she is always in the limelight. Yes, and then without permission of Lal Bahadur Shastri, she used to visit Western countries, Russia and all. And Lal Bahadur Shastri never objected, but she was projecting herself as a leader and future Prime Minister, this and that thing. Or the de facto Prime Minister, so to speak. Yeah. And she was talking against the policy of Lal Bahadur Shastri also that time. This is on record. People can search the Google. Yes, so that's why he used the word de facto. And then maybe due to the manipulation of her, the Marcella ruler of Pakistan waged a war against us in 1965, thinking that we have already lost war against China, and we are not prepared. But Lal Bahadur Shastri, out of his total courage and grit, he mobilized the nation and then fought that war successfully. And when Pakistan was defeated, then the international community compelled him to go to Tashkent and reach an agreement with General Ayub Khan.
So he went there. The agreement was reached or not reached, whatever it is. But the entire world knows that what happened to Lal Bahadur Shastri there in Tashkent. He went there as Prime Minister. His dead body came to India. And then when his wife saw the body, she was suspicious of something, but no postmortem, nothing was performed. And anyway, that is the story. And then again, Guljari Lalanda was given chance to become interim Prime Minister of India after 10 days. Whatever wish was of our Pandit Jawaharlal Nehru, that was achieved, fulfilled, and Madam Prime Minister became, our Prime Minister became Indira Gandhi, and she continued. So once she became Prime Minister, she started acting in a dictatorial manner, which was not liked by the old guard of the Congress. And then the real tussle fight, whatever you can say, dissent in the party started, and the old guard uh, thought Rebelled that also. she should be thrown out. She should be thrown out of Rebelled. Congress. And ultimately, the Congress party split. And then Congress Indicate and Congress Syndicate was formed. Congress O and Congress I. I distinctly remember this. Yeah, yeah, Congress yeah. O, old, and Old. Congress I, Uh, Indira. then the Congress old was headed by Morarji Desai, and in between, what happened when Prime Minister Indira Ji removed Morarji Desai as finance minister and nationalized the 19 banks. So that was the turning point, and then the party was split. And then the old guard were in a camp, and see, along with Jagjeevan Ram and H.N. Bahuguna and of course some Bengal leaders and this and that, Yes, sir. he formed Yes, sir. another group. And then those elections were due somewhere in the election were not due, but she went for midterm poll in 67, and then she won. No, 67. 67. She went for election, and after that, split took place. Yes, 68. Somewhere the split took place. All along, you're right, sir. She was advised by Siddharth Shankar Ray. I Ah, feel there ah, was some connection with Siddharth Shankar Ray and Indira Gandhi. There was yes. a strong connection. For unknown reasons, they used to maintain regular contact with each other, So whatever be the and then reasons, sir. in 71 election, that time that was midterm, Ji. and then 71 she won handsomely with majority, defeating Congress O and other, and then And how she won, you know very well, sir. How she won. जाने दो I उसको. needn't describe नहीं I करना. needn't go into the details We because want to I've watched. emphasize we want to emphasize that she wanted to stick to the chair. That's the thing, like. Ji, 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 ji. So 71 she won the election, and then she in order to consolidate, she supported Mukti Vaini and fought unnecessary war with Pakistan anyway, which was only to see Project herself country, as a very strong leader. another country, and of which Mr. Sheikh Mujibur Rahman became the head of Awami League. And we have seen in our live stream that in 1946 Calcutta massacre 20th This August, gentleman was responsible for he that. was responsible for this, but still he supported. And that war has caused a lot of economic effect on our country, in the sense that a lot of refugees have come into India. No, he And had sent a lot of, material also. All these bridges were destroyed by the Pakistanis. The Sara railway bridge, railway lines. yes, India sent everything for free. No, nothing was charged. Not a penny was charged. So I used to so see railway wagons going in the night straight away.
towards Bangladesh from Shialda station. So that is the route you see. From Shialda, you can go to straight away to Bungaon and then Khulna and inwards. जय दादा बोलिए सर आप म्यूट पे हो सर जय दादा म्यूट पे हो आप अरे हाँ ये दादा मैंने हाँ, भी मैं अपने बच- चाचा जी को फोन किया नहीं मैं कहा अच्छा कहाँ किया। हो 2-3 दिन से ज्वाइन नहीं कर रहे उन्होंने तो बोला यार मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ बड़ी हाँ अच्छी जी। रिसर्च है तो नहीं कैसे मुझे बचपन में याद है पूरा ब्रिज मतलब प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल यूज्ड टू गो इन लॉन्ग वैगन्स तो रेलवे में कुछ लोग थे ऑफिसर्स उनको मैं पूछा तो बोला ये सारा ऐसे ही जा रहा है मतलब nobody is paying for this. India is sending it for free. All the infrastructure was recreated in Bangladesh. And the sad part is nobody acknowledges this now. So, as you rightly pointed out, Singh Saab, India took over a lot of burden on herself unnecessarily. So I was coming to the point like when 71 war was fought, that time national emergency was imposed. As emergency can be imposed due to external disturbances, due to internal disturbances, and due to economic disturbances. Like So so, the first reason was good enough. क्या बोल रहा हूँ? External disturbances, that reason was good enough कि हमें ये लोग पाकिस्तानी अटैक कर रहे हैं बांग्लादेश को And surprisingly, that emergency was never lifted. तो that reason is obvious sir तो आपको समझ नहीं आ रहा because the kind of economic loss the country suffered somebody had to answer for that questions would have been raised later. So when in Gujarat, that student agitation started to remove Chiman Bhai Patel as chief minister. It was spread to Bihar also, and then Jayaprakash Narayan took over. And then in Bihar, the chief minister that time was Hassan Ghafoor. So the agitation was led by Mr. Jayaprakash Narayan, and because of that agitation, even Hassan Kapoor was compelled to resign. And then Morarji Desai went on fast, and demand was that uh, hold election, take action against corrupt this and that, and the corruption was against Madam also. In between, what had happened that in 75 January, the railway minister Lalit Narayan Mishra was killed in Shasaram. नहीं समस्तीपुर there was a bomb blast. Samastipur. Yes, जी, yes, I remember sir yes. समस्तीपुर there And was a bomb kept under the stage. it is alleged that he was killed only because he was involved in Very vocal. license Raj or something like that. So, but anyway, since Madam was Prime Minister, nothing substantial could be done in that case. And then his brother Jagannath Mishra was rewarded with chief ministership. The old thing was hushed up. And when Jayaprakash Narayan took over the student agitation in Bihar and Hassan Kapoor was removed, then the real thing started. Like she felt insecure, and Yes sir, yes sir, absolutely. and in between the case of Raj Narayan, which was pending in High Court against the election which she won from Raebareli in That was 1971 contested in was, Allahabad High Court. yes, that was also heard in May, something like that. Justice Jagmohan Lal Sinha reserved the judgment, and on 12th June 1975, he pronounced the judgment and declared the election of Madam Indira Gandhi as null and void, and also directed that she will not be able to contest election for 6 years. Well, she was debarred from contesting any election for 6 years. So, at the legal team of Indira ji, including Siddharth Shankar Ray,
they advised, and then the matter was taken up before Supreme Court. I think Justice Venkata Iyer, some Venkata Iyer, na Iyer, Justice Iyer was vacation judge in Supreme Court. He heard the matter. He did not stay the operation of the Order of Allahabad High Court, yes. but he said that you will be allowed to attend the parliament, but you will not get any perks for that, and you will continue as the prime minister until the case is finally decided. So she continued. So under the pressure of that, and then on 24th June 1975, I think it was Sunday, there was a huge rally at Ramlila ground in Delhi, which was addressed by Jayaprakash Narayan and other leaders. And then, due to the support of the public and presence of that public, IB would have reported that the wind is blowing against you. So she on the advice of our beloved Siddharth Shankar Ray, Yes. recommended Most learned and beloved. imposition of emergency on India. So it was so hasty decision that I think Fakhruddin Ali Ahmad was sleeping that time in the night when he got the message. Some chamcha like R.K. Dhawan or something, somebody had gone over there. R.K. Dhawan would have gone there. And then Madam rang up Fakhruddin Ali Ahmad that you have to sign this before the clock strike 12 o'clock, which ultimately he did. He was not ready to, but he sought certain clarification, then said nothing doing, you have to do it, otherwise whatever is there, we are going to go ahead. And then the emergency was declared, and I think in the morning, Madam addressed the nation on All India Radio, and in the night, I think I have read one book of Kuldeep Nair, that that day we were sitting in the Indian Express office at Bahadur Shah Jafar Marg, and suddenly the police came and cut off the entire current of the area, like. And then they said that where is editor? They went to the editor and they said that this editorial should not go, that editorial should not go. And then before that, sir, before this thing, telephone lines used to be tapped. Correct. Yes. ये भी सर आपको याद होगा. All telephone lines used to be tapped because my father used to be very circumspect while speaking. Anything against the government or something. So I recall those days. I was young, but I could overhear everything. So with this background, we are going to start our stream. Those who have heard this, it's all right. Those who have not heard, let them hear this. And very important facts have come out. So I'm sharing the article of encyclopedia. It is titled as Emergency in India. Now, let us see how it pans out, like देखते हैं. Now, okay. ये जो विकिपीडिया है ना, ये यहीं से एनसाइक्लोपीडिया से कॉपी करता है. आज मैं रिसर्च कर लिया उसका. अच्छा. इसीलिए मैंने एनसाइक्लोपीडिया ही खोला. मैंने कहा उसको खोलना ही नहीं. तो दिस इज स्कॉलरी कम्युनिटी एनसाइक्लोपीडिया का आर्टिकल है. जी सर. तो ये बोल रहा है इमरजेंसी 21 महीने के लिए लगी थी 1975 से 77 तक, जब इंदिरा जी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था. Officially issued by President Fakhruddin Ali Ahmad under the Article 352 of Constitution. Because of the prevailing internal disturbances. This was internal emergency. Internal disturbance. The emergency was in effect from 25th June until it was withdrawn on 21st March 1997. यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि emergency officially was withdrawn on 21st March, but
it was declared that emergency is being lifted on 18th January 1977 only, and then all the 10 leaders were released. About 90,000 leaders were released that day. So the order bestowed upon the Prime Minister the authority to rule by decree, allowing election to be cancelled and civil liberties to be suspended. For each of the emergency, most of Indira Gandhi's political opponents were imprisoned and the press was censored. Several other human rights violations were reported from India, including the mass forced sterilization campaign spearheaded by Sanjay Gandhi, the Prime Minister's son. The emergency is one of the most controversial period of independent India history. The final decision to impose an emergency was proposed by Indira Gandhi, agreed upon by the President of India, and thereafter ratified by the Cabinet and the Parliament from July to August 1975, based on the rationale and there were imminent internal and external threat to India. Now this is prelude. Dada padho. Between 1967 and 1971, Prime Minister Indira Gandhi came to obtain near absolute control. Rise of Indira Gandhi. Rise of Indira Gandhi. India is Indira. In India is Indira. This was the slogan. No, Indira is India. India is Indira. President Barua, D.K. Barua. D.K. Barua. This is of 1974, sir. Between 1967 and 1971, Prime Minister Indira Gandhi came to obtain near absolute control over the government and the Indian National Congress Party, as well as a huge majority in the parliament. The first was achieved by concentrating the central government's power within the Prime Minister's Secretariat rather than the cabinet, whose elected members she saw as a threat and distrusted. For this, she relied on a principal secretary, P.N. Aksar, a central figure. An idiot, yes. A central figure in Indira's inner circle of advisors. Further, Aksar promoted the idea of a committed bureaucracy that required hitherto impartial government officials to be committed to the ideology of the ruling party of the day. Hitherto impartial government officials. They wanted partial people only, but they have written it in this way. Within the Congress, Indira ruthlessly outmaneuvered her rivals, forcing the party to split in 1969 into the Congress Old, compressing the old guard known as the Syndicate, and a Congress R. A majority, sir, ये R का मतलब क्या है? मुझे नहीं मालूम। जी इसका खुद का होगा शायद। नहीं, बाद में तो आई बना था ना। पता नहीं इसने आई की जगह आर टाइप कर दिया होगा, ये हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक होगा ये। टाइप हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम है आई था उससे। The majority of the All India Congress Committee and the Congress MPs sided with the Prime Minister. Indira's party was of a different breed from the Congress of the old, which had been a robust institution with traditions of internal democracy in the Congress. On the other hand, members quickly realized that their progress within the ranks depended solely on their loyalty to Indira Gandhi and her family, and ostentatious displays of sycophancy became routine. In the coming years, Indira's influence was such that she could install hand-picked loyalists as chief ministers of states, rather than elected by Congress Legislative Party. CLP. Rather than their being elected by the Congress Legislative Party. Indira's ascent was backed by her charismatic appeal among the masses that was aided by a government's near radical leftward turns. These included the July 69 nationalization of several major banks and the September 1970 abolition of the Privy Purse. These changes were often done suddenly, via ordinance, to the shock of her opponents. She had a strong support in the disadvantaged sections, the poor, Dalits, women and minorities. Indira was seen as standing for socialism in economics. In economics and secularism in matters of religion.
as being pro-poor and for the development of the nation as a whole. 1971 general elections, the people rallied behind Indira Gandhi's populist slogan of Garebi Hatao, abolish poverty, to award her a huge majority, 352 seats out of 518. By the margin of this victory, historian Ramchandra Goa, this is another idiot, sir, later wrote, Congress R came to be known as the real Congress, requiring no qualifying suffix. In December 1971, under her proactive war leadership, India rooted Army Pakistan in a war that Pakistan in a war that led to the independence of Bangladesh, formerly East Pakistan, awarded the Bharat Ratna the next month. She was at her greatest peak. For biographer Indira Malhotra, The Economist's description of her as the Empress of India seemed apt. Even opposition leaders who routinely accused her of being a dictator and of fostering a personality cult referred to her as Durga, a Hindu goddess. Atal Bihari Vajpayee. Increasing government control of the judiciary. Jayaprakash Narayan, हाँ ये एन रॉय साहब को बनाए थे ना, Jayaprakash Narayan on a 2001 Stamp of India. He is remembered for leading the mid-1970s opposition against Prime Minister Indira Gandhi and the Indian emergency, for whose overthrow he had called for a total revolution. In 1967's Golaknath case, the Supreme Court had said, yes sir, this is taught by each and every students of law. This always comes in the examination. The Supreme Court said that the Constitution. सुनो दादा, इसको पढ़िएगा कभी अगर आपको मौका मिले, गोलकनाथ केस टाइप करिए और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए. ये जो प्रदीप कल पूछ रहा था ना, उसमें भी रेलेवेंट है. और हाँ ठीक है. और एक चीज और एम दादा, एक चीज और, ये जो कांग्रेस आर बनी ना, इसका मैंने गूगल करके इसमें डाल दिया है कि रिक्विजिशनिस्ट, दैट्स व्हाट. हाँ अच्छा, देखिएगा बाद में कांग्रेस आई भी बना, ये भी जरा देख लीजिए ना. राइट. In 1967's Golaknath case, the Supreme Court said that the Constitution could not be amended by the Parliament if the changes affect basic issues such as fundamental rights. To nullify this judgment, Parliament, dominated by the Indira Gandhi Congress, passed the 24th Amendment in 1971. Similarly, after the government lost a Supreme Court case for withdrawing the Privy Purse given to erstwhile princes, Parliament passed the 26th Amendment. This gave constitutional validity to the government's abolition of the Privy Purse and nullified the Supreme Court's order. The judiciary-executive battle would continue in the landmark Keshavananda Bharati case. This is also very important. Keshavananda Bharati case, where the 24th Amendment was called into question. With a wafer-thin majority of 7-6, the bench of the Supreme Court restricted Parliament's amendment power by stating it could not be used to alter the basic structure of the Constitution. Subsequently, Prime Minister Gandhi made A.N. Rai the senior-most judge amongst those in the minority in Keshavananda Bharati, Chief Justice of India. Rai superseded three. Just a minute, Dada. 7-6. हाँ. इसमें कौन कौन था? HR खन्ना एंड JM सेलेट, हेगड़े, ग्रोवर, ऐसे लोग थे ना ये. इनको सबको सुपरसीड करके, हाँ, subsequently Prime Minister Gandhi made A.N. Rai the senior most judge among those in the minority in Keshavananda, Chief Justice of India. Ray superseded 3 judges. James Shellath, K.S. Hegde and Grover, all members of the majority in Keshavananda Bharati case. Indira Gandhi's tendency to control the judiciary met with severe criticism, both from the press and political opponents such as Jayaprakash Narayan, also known as JP. Political unrest. This led some Congress party leaders to demand a move towards the presidential system emergency declaration with a more powerful, directly elected executive. The most significant of this initial
of the initial such movement was the Nav Nirman movement in Gujarat between December 1973 and March 1974. Student unrest. वेरी वायलेंट मूवमेंट इट Yes, वाज, sir. बहुत मारे थे लोगों को, बहुत मारा था Student unrest against the state's educational minister ultimately forced the central government to dissolve the state legislature, leading to the resignation of the Chief Minister Chaman Bhai Patel and the imposition of President's rule. Meanwhile, there were assassination attempts on public leaders as well as the assassination of the Railway Minister Lalit Narayan Mishra by a bomb. All of these indicated a growing law and order problem in the entire country, which Mrs. Gandhi's advisor warned her of for months. दिस वाज प्रिल्यूड, हां हाँ, खुद ही बम से तोड़वा दो, बोलो कि यार इंटरनल सिचुएशन खराब हो रही है। मुझे तो यही मालूम था सर कि उनको मारा गया था। हाँ हाँ वही हुआ है, आगे मरवाया गया था। हाँ तो यहाँ सर थोड़ा सा कुछ ये एक लाल सा कुछ आ रहा है, थोड़ा सा उठाएंगे सर ऊपर जी। March to April 1974, a student agitation by the Bihar Chhatra Sangharsh Samiti received the support of Ghanaian socialist Jayaprakash Narayan, referred to as JP, against the Bihar government. In April 74 in Patna, JP called for total revolution, asking students, peasants and labor unions to non-violently transform India's society. एक मिनट दादा, जी। लाल बहादुर अपना जवाहरलाल नेहरू वांटेड जेपी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर हिज डेथ, टिल इंदिरा गांधी इज रेडी, ये हुआ था, बट जेपी के ऊपर एग्री नहीं किए थे लोग। अच्छा, मतलब इंटरनली लोग एग्री नहीं किए, कांग्रेस वाले। That was dictated by Soviet Rus, na? Soviet Rus never wanted JP because he was too much nationalist. ये नहीं चाहिए था उनको। He also demanded the dissolution of the state government, but this was not accepted by the center. A month later, the Railway Employees Union, the largest union in the country, went on a nationwide railway strike. 8th में 1974 जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। हमारे बाजू से तुम्हारा हावड़े दिल्ली रेलवे लेने जाती है, 8 दिन तक कोई गाड़ी नहीं चली। पूरा बंद कर, हाँ एकदम पूरा बंद कर दिया। The strike, which was led by the firebrand trade union leader George Fernandez, who was the president of the All India Railwaymen's Federation. He was also the president of the Socialist Party. The strike was brutally suppressed by the Indira Gandhi government, which arrested thousands of employees and drove their families out of their quarters. राज नारायण वर्डिक्ट। एक मिनट बच्चों, जितने लोग देख रहे हो देख लो, ये कैसी औरत थी, किसने कितना आयरन हैंड से इंडिया के ऊपर रूल किया था। ये कौन है भाई? ये राम जी कहाँ से आ गए? लू उनको दादा, ये बैक स्टेज में कोई है? राम जी, ये संदीप बाजवा जी हैं, उनके बारे में मैंने कई बार कोशिश की बैक स्टेज में, लेकिन लेट होती है। हाँ, संदीप बाजवा जी कहाँ है यहाँ पे? अभी तो आए नहीं, तो नहीं दिख रहे। ले लूं क्या राम जी को? नमस्कार जी, लूं इनको? जी दादा, हाँ, मेरे चाचा जी भी सुन रहे हैं, उनका मैसेज आया, हो सकता है वो भी कभी ज्वाइन करें। क्या भी मैं सुन रहा हूँ। नहीं, ये राम जी कौन है? इसको लो क्या? ये लेडी है ना, वो जो उसमें जाती रहती है, वो अकवाला के चैनल में कहाँ जाती रहती है, वही है ना शायद? ये भारत के चैनल में जाती रहती है। आई थिंक शी इज अ लेडी। ले लीजिए, एक बार बात कर लीजिए दादा। अच्छा, बात कर लीजिए, फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे। पक्का लूं? हाँ, लीजिए। आ गई। नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। नमस्कार दीदी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैडम सुन रही हैं आप? आज का जो टॉपिक है सुन रही हैं मैडम? आवाज आ रही है? नहीं, मैं इसके लिए जी आ रही है। बताना चाह रही थी। कई बार
मैंने बैक स्टेज में कोशिश की थी कि मैं पर्सनली बोलूँ अकेले में, तो मैंने ना एक्चुअली मिस्टर देसी का बहुत दिन पहले वो चैनल देखा था, तो उसमें ये जो संदीप बाजवा जी की आवाज है ना, मैंने पहचानी थी। वो उन्होंने डिलीट भी मार दी, क्योंकि हिंदुओं को बहुत चोट पहुंची थी जब इन्होंने ये इस इंसान को बुलाया था। तो इन्होंने बोला था, भिंडरावाला का सपोर्ट करा था, तो इससे हम लोग बहुत भड़के थे, बहुत लोग थे। मेरे ख्याल से जय भारती सर भी थे, एक और भी है जो इंडियन, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी बहुत सुनाया था, फिर उन्होंने वो अपलोड नहीं की थी वीडियो। वो ये संदीप बाजवा जो है आपके चैनल पे आते हैं, उनकी आवाज सेम है। और ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रही कि मतलब कि मुझे डाउट हो रहा है, मैं बहुत दिन से आपको बैक स्टेज में बात करना चाह रही थी और आपने मुझे ले लिया। देखिए वो मुझे सुन रहे होंगे। धनंजय जी नमस्ते। दादा क्लियर कर दीजिए आप। अच्छा, ये राम राम जी, मैं अब इनके स्वास्थ्य का साइन से पहचान गया, ठीक है, कि इनका ये एक साइन तो मैं देखता हूँ कई बार, ठीक है। अब कंटिन्यू सर, चले आगे। हाँ जी। चलिए Raj हाँ Narayan दादा, verdict. ठीक है। अब Raj Narayan, who had been defeated in the 1971 parliamentary election by Indira Gandhi, lodged cases of election fraud and use of state machinery for election purposes against her in the Allahabad High Court. Shanti Bhushan fought the case for Narayan. Indira Gandhi was also examined in the High Court, which was the first in such instance for an Indian Prime Minister. On the 12th of June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court found the Prime Minister guilty on the charge of misuse of government machinery for election campaign. The court चलो आगे declared चलते हैं, छोड़ दो हमने बता दिया पहले। इसका इस्पाल कपूर के हाँ, चक्कर में हुआ था ना, ही वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, दैट्स व्हाई द इलेक्शन जी वाज जी जी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड ना। जी 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 हम लोगों ने पहले कवर किया है इसको, इंदिरा गांधी के बारे में। जी 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 हाँ ये पढ़ो, ये वाला। Indira Because Gandhi the court challenged unseated her, हाँ, because the court unseated her on comparatively frivolous charges when she was acquitted on more serious charges. The Times described it as firing the Prime Minister for a traffic ticket. Her supporters organized mass pro-India demonstrations in the streets of Delhi close to the Prime Minister's residence. The persistent efforts of Narayan were praised worldwide, as it took over 4 years for Justice Sinha to pass the judgment against the Prime Minister. It took 4 years, sir. 71 to 75 ना, जय भारती दादा। This I've forgotten, sir. I should have remembered. जी दादा, 71 में इलेक्शन हुए थे ना, 71 में चैलेंज हुए थे, 75 में जजमेंट आया ना, इसलिए वो 4 साल की बात कर रहे हैं। Indira Gandhi challenged the High Court's decision in the Supreme Court. Justice V.R. Krishna Iyer on 24th of June 1975 upheld the High Court judgment and ordered all privileges Gandhi received as an MP to be stopped and she be debarred from voting. However, she was allowed to continue as Prime Minister pending the resolution of her appeal. Jayaprakash Narayan and Morarji Desai called for daily anti-government protests. The next day, Jayaprakash Narayan organized a large rally in Delhi, where he said that a police officer must reject the orders of the government if the order is immoral and unethical, as this was Mahatma Gandhi's motto during the freedom struggle. Such a statement was taken as a sign of inciting rebellion in the country. Later that day, Indira Gandhi requested a compliant President Point to be noted, compliant President Fakhruddin Ali Ahmad to proclaim a state of emergency. Within 3 hours, the electricity to all major newspapers was cut and the political opposition arrested. The proposal was sent without discussion with the Union Cabinet, who only learnt of it and ratified it in the next morning.
For the information of the viewer, Fakhruddin Ahmed was also our education minister before becoming prime minister. हाँ? नूरुल हसन के आसपास में ये भी इसको भी बनाया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हटा करके इसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था। हाँ। Preventive detention laws. पढ़ना है इसको, very important. पढ़ना है। ये कॉफी पोसा ये सब दिया हुआ है ना। नहीं, मीसा उषा की बात है जिसमें डिटेन किया था उसके बारे में। मतलब पब्लिक को ये बता देते हैं कि ये जो एक्ट है, मीसा है और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, ये सारे के सारे एक्ट ऐसे थे जिसमें कि किसी भी आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में डिटेन कर दो और उसके कोई बेल वेल नहीं होती है, वो साल भर के लिए, उस समय 2 साल कर दिया था, 2 साल या 3 साल कर दिया था, पढ़े रहो अंदर ना। यहाँ पे पढ़ो दादा, ये ज्यादा जरूरी, ठीक है। ये MISA 1971, which was passed in May 71 despite criticism from prominent opposition figures across party lines such as CPM Jyotirmay Basu, Jansangh Atal Bihari Vajpayee and Anglo-Indian nominated MP Frank Anthony. The Indian government also renewed the Defense of India rule, which was withdrawn in 1967. Defense of India rule were given an expanded mandate 5 days into the emergency and renamed as Defense as Indian Internal Security of India rule under the law, conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities. My favorite law. These are very draconian laws passed in December 1974. In December 74. Was also frequently used to target political opponents. हाँ, अब ये पढ़ो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। Proclamation. The proclamation of the emergency. The government cited threats to national security as a war with Pakistan had recently been concluded. Due to the war and additional challenges of drought and the 1973 oil crisis, the economy was in poor condition. The government claimed that the strikes and protests had paralyzed the government and had hurt the economy of the country greatly. In the face of massive political opposition, desertion and disorder across the country, the party, Gandhi, struck to the advice of a few loyalists and a younger son, Sanjay Gandhi, whose own power had gone. Own son, Sanjay Gandhi, whose power had grown considerably over the last few years to become an extra constitutional authority. एक मिनट, let us take comment from public. अवगढ़ बोलो, इस बारे में क्या बोलना है? तुम तो इमरजेंसी के बाद ही पैदा हुए होगे। हाँ दादा, मेरे बाबा बताया करते थे कि उस समय बहुत धरपकड़ जारी रहती थी और उनके संपर्क में एक लोकल नेता थे यहाँ के, उनका नाम था अमरजीत सिंह, वो भी गए थे। तो वो बोलते थे कि लाइट जला के जेल में इतनी फोकस की लाइट वहीं पे छोड़ देते थे और ऐसी लाइट में न नींद आती थी, न आंखें खोल पाते थे ढंग से। उनको हमेशा के लिए हेडेक की बीमारी हो गई थी, माइग्रेन टाइप हो गया था वो। अब तो मर गए, लगभग 7-8 साल हो गए। तो जी सर, नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार भाई। संजय गांधी के बारे में क्या जानते हो? सर ज्यादा नहीं, ये था कि वो उनके बड़े बेटे थे और थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले बताया था कि बड़े जी नहीं सर, बड़ा बेटा तो राजीव था भाई, बड़ा नहीं, छोटा बेटा था। नहीं, संजय छोटे थे। जी सॉरी फॉर जी। और वो काफी स्ट्रिक्ट थे और उनकी ज्यादा बनती नहीं थी इंदिरा से। उनके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि उनका इधर उधर अट्रैक्शन होना, और वो कुछ और चाहते थे, इंदिरा कुछ और चाहती थी, और इंदिरा भी ये चाहती थी कि वो एक तरह से उनको साइडलाइन किया जाए, उनको हटाया जाए। और उन लोगों ने, जहाँ तक भी मैं जानता हूँ, थोड़ा सा शायद मैं गलत हूँ, तो इंदिरा जी ने वो फिर किया भी बाद में। जी दादा जी ये लोग जो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, जितनी बार चिल्ला चुके हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र खतरे में है। ये जो इंदिरा ने इमरजेंसी की थी, इसमें क्या लोकतंत्र जागरण हो रहा था? भूल गए ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस।
हिंदुस्तान को ऐसे समझते हैं, हिंदुस्तान की जनता जो है ना वो गोरी नहीं है ना, तो उसकी बुद्धि नहीं होती है। जो गोरे होते हैं उनकी बुद्धि होती है। सोनिया गांधी की बुद्धि है, राहुल गांधी की बुद्धि है, प्रियंका को बुद्धि है, बाकी सबको बुद्धि थोड़ा ना है। इस दुनिया में जितने भी यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, सारे के सारे तो काले वाले हैं ना, काले या भूरे हैं। अरे सांवला तो मैं भी हूँ दादा, पर इन मूर्खों को कौन समझाए कि कलर से बुद्धि थोड़ी ना डिसाइड होती, वो तो ब्रेन लेवल अलग अलग होता है, अपने आप को जैसा जो ट्रेन करेगा वैसा उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा। जिसके नाना दादा के कपड़े जो हैं ब्रिटेन से धुल के आते हों, तो वो क्या सोचेंगे? हिंदुस्तान वाले बेवकूफ है ना। जी जी दादा, ये सब अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। अंग्रेज इसीलिए छोड़ के गए थे इनको कि हमारे पे उंगली ना उठे कम से कम 50-60 साल तक। और उसके बाद फिर ये 2 दिन पहले तुमने देखा ना, चाइना वार में जो हमारा वहां का जो एम्बेसडर था, वो बंदा वहां पे चाइनीज लड़की के पीछे घूमता रहता था। हाँ दादा, ये अभी भी तो चाइनीज कर रहे हैं इसी तरह। तो वही है ना, मतलब यहाँ वाले तो कुछ भी करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का रिश्तेदार था इयन पॉल। अच्छा, अब तुम तो उस दिन हकवाला से झगड़ा कर रहे थे ना, इधर आए नहीं थे ना उस दिन। चक्कर तो ये अरे आया तो था दादा, क्यों नहीं आया था उस दिन, लड़के उसको पलान के छोड़ दिया, उसकी स्ट्रीम में जाना अनसब्सक्राइब कर दिया, सारे एक्स मुस्लिम अनसब्सक्राइब कर दिया मैं तो। चलो अभी पढ़ो। माफी मांग रहा है, रोज मांग रहा है माफी। सिद्धार्थ मरे शंकर जाके। रे, अमित दादा पढ़ो ना आगे, चलो। हाँ, Siddharth Shankar Ray, the Chief Minister of West Bengal, proposed to the Prime Minister to impose an internal emergency. He drafted a letter for the President to issue the proclamation based on information Indira had received that there is an imminent danger to the security of India being threatened by internal disturbances. He showed how democratic freedom could be suspended while remaining within the ambit of the Constitution. Wait. He This is drafted. very He important. drafted. Huh? He He drafted. drafted everything, sir. He drafted Yes. everything. He was the chief advisor, legal advisor. He showed how democratic freedom could be suspended while remaining within the ambit of the Constitution. ये आदमी रास्ता दिखा था पहला, कैसे तोड़ मरोड़ कर जो है रास्ता निकाला जाए. After a quick question regarding a procedural matter, President Fakhruddin Ali Ahmed declared a state of internal emergency upon the Prime Minister's advice on the night of 25th of June 1975, just a few minutes before the clock struck midnight. As the Constitution requires, Mrs. Gandhi advised and President Ahmed approved the continuation of emergency over every 6 months until she decided to hold elections in 1977. In 1976, Parliament voted to delay elections, something... दादा एक मिनट रुको, मैं इसको बंद करता हूँ और ये फोटो देखो, ये है वो हीरो। एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ दादा, ये बीजेपी गवर्नमेंट, हम लोगों को लोकतंत्र हत्या दिवस मनाना चाहिए जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी, बिल्कुल मनाना पूरा मास में। बिल्कुल मनाना चाहिए। ये ना हाथ जोड़ रहा है, देखो दिखा किसको जोड़ रहा है हाथ, ये भी देख लो, पप्पू को। राहुल गांधी ये कौन है? ये कौन है बताइए, ये कौन है? सिद्धार्थ शंकर रे। अच्छा जी जी जी। और ये कौन है? ये राहुल गांधी है। ट्रेनिंग शुरू हो गई। हाँ, और ये पीछे बैठे हैं यहाँ पर सरदार जी स्वर्ण सिंह। अच्छा, वेस्ट बंगाल सीएम कौन सा? सिद्धार्थ शंकर रे। उसके बाद फिर कांग्रेस कभी नहीं आई। 77 में जब कांग्रेस आ रही है तो फिर बंगाल में कांग्रेस वापस नहीं आई। इतना सत्यानाश किया कांग्रेस का वहां पे। भाई ये बचपन से इसे जो नमस्कार कर लेता था वो वहाँ बंटाधार हो जाता था। सही कह रहे होगा। ये पनौती बहुत बड़ी पनौती है।
इसकी शक्ल न देखे न्यूज में सुबह सुबह। नहीं ऑफिस वगैरह जैसे After a जहाँ quick पे जी question regarding a procedural matter, President Fakhruddin Ali Ahmed declared a state of internal emergency upon the Prime Minister's advice on the night of 25th of June 1975, just a few minutes before the clock struck midnight. As the Constitution requires, Mrs. Gandhi advised and President Ahmed approved the continuance emergency for every 6 months until she decided to hold elections in 1977. In 1976, Parliament voted to delay elections, something it could only do with the constitution suspended by the emergency administration. Indira Gandhi devised a 20-point economic program to increase agricultural and industrial production, improve public services, and fight poverty and illiteracy. Though the discipline of the graveyard, through the discipline of the graveyard, इसको ये टर्मिनोलॉजी को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे सर? व्हाट इज द डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेवयार्ड? ठीक है सर, बाद में देख लेंगे। it turned out to be the graveyard for Indira ना, डिसिप्लिन लाती थी ना वो। जी जी जी। The So this is discipline sort which of was enforced to implement these 20-point programs proved to be graveyard for Congress ना, ऐसा करके बोल रहे जी हैं जी जी जी। In addition to the वो। देखो, जेटली official क्या बोल 20 इसमें क्या बोल point, रहे हैं? जेटली अरुण 2007 a tale of the three emergency real region always different. The Indian Express में ये करके है। अब वो इंडियन एक्सप्रेस का जो साइट है मेरे यहाँ पे खुलता नहीं है, आपके यहाँ पे खुलता होगा तो खुलता होगा। मैंने उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, खुला नहीं मेरे को। अच्छा अच्छा। In addition Anyway, to the official 20 points, Sanjay Gandhi declared his 5-point program, मतलब 25 हो गए, prompting literacy, family planning, tree planting, the eradication of casteism, and the abolition of dowry. Later, during the emergency, the two projects merged into a 25-point program. Arrests. एक Invoking मिनट, articles. अवगढ़ हाँ दादा। फैमिली प्लानिंग, हाँ ट्री प्लांटिंग, यूकलिप्टस के पेड़ लगाओ खेतों में, और साला बाद में पूरा पूरा खेत ऊसर बन गया। इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म एंड एबॉलिशन ऑफ डाउरी. Later, during the emergency, the two process merged into a 25 points program. हाँ, ये सब इन्हीं का फैलाया हुआ है। बाद में रेटिफाई कर दिया था ना पार्लियामेंट ने जब इमरजेंसी को, तो फिर सबको मिला दिया था उन लोगों ने। और ये हर एक नोटबुक में, हर एक नोटबुक जो मिलती थी ना, उसके पीछे छप के आते थे 20 और 5, और उनको स्टूडेंट वर सपोज टू रटो, जिससे कि स्कूल में टीचर पूछेगा तो आपको बताना पड़ता था ये प्रोग्राम कौन सा है। जी जी जी। नहीं तो क्लास से बाहर खड़े रहो, नहीं तो निकाल बाहर कर देते थे। दादा मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्टैंड एंटी इंडिया, एंटी इंडियन सिविलाइजेशन, एंटी हिंदू, ये क्या मतलब वेस्ट के फंड से चलती है क्या, कि या वेस्ट का प्रोपेगेंडा लिए हुए चल रही है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस का। केजीबी का पूरा वो था ना कंट्रोल उस समय। Arrests. Invoking Articles 352 and 356 of the Indian Constitution, Gandhi granted herself extraordinary powers and launched a massive crackdown on civil rights and political opposition. The government used police forces across the country to place thousands of protesters and strike leaders under preventive detention. Mesa, Vijayaraje Scindia, Jayaprakash Narayan, Raj Narayan, Morarji Desai, Charan Singh, Jivat Ram Kripalani, जेबी कृपलानी कांग्रेस ही था, उसको भी उठा के अंदर डाल दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जी 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 जी, गायत्री देवी, dowager queen of Jaipur, ठाकुर एंड अदर्स, मधुलिमय, मधु दंडवते, ज्योतिर्मय बसु, सबको अंदर डाल दिया था। and other protest leaders were immediately arrested. ये स्वामी भाग गया था, सुब्रमण्यम स्वामी। वो हार्वर्ड में पढ़ाता था ना उस समय, इकोनॉमिक्स।
Organizations like the Rashtriya Swayamsevak Sangh and Jamaat-e-Islami, along with some political parties, were banned. Numerous communist leaders were arrested along with others involved with the party. Congress leaders who dissented against the emergency declaration and amendment to the constitution, such as Mohan Dharia and Chandrasekhar, resigned their government and party positions and were thereafter arrested and placed under detention. Cases like the Baroda dynamite case and the Rajan This case is became started, this is started downfall of Indira. जी जी मोहन धारिया और चंद्रशेखर को जब इन्होंने डिटेन किया ना, उसके बाद में कांग्रेस के अंदर बहुत गड़बड़ शुरू हो गया था. देन आई थिंक 76 नवंबर के महीने में यूपी चीफ मिनिस्टर बहुगुणा वाज आल्सो डिसमिस्ड एंड एनडी तिवारी वाज गिवन द चीफ मिनिस्टर पोस्ट. तो बहुगुणा भी वहां से गुस्से में आ गए थे, बोले ये क्या नाटक है साला, मैं तो इसके जूते उठाता हूँ, ये मेरे को निकाल के बाहर कर रहा है. संजय गांधी ने किया था ना. ये चंद्रशेखर तो जो प्रधानमंत्री रहे वो 4 महीने के लिए, ये वो चंद्रशेखर है. हाँ वही वही है. ये उस समय युवा तुर्क कहलाते सब ये लोग, मोहन धारिया और ये लोग युवा तुर्क बोलते थे इनको, यूथ ब्रिगेड ऑफ कांग्रेस. Young Turks. Cases like the Baroda dynamite case and the Rajan case became exceptional examples of atrocities committed against civilians in independent India. बड़ौदा डायनामाइट केस मतलब जॉर्ज फर्नांडिस. जी. He was implicated in this case. ये भी जरा देखना पड़ेगा क्या केस है. जॉर्ज फर्नांडिस तो रहे ना उनके बीजेपी की गवर्नमेंट में. नहीं, उस समय बड़ौदा में ट्रेन में कुछ ब्लास्ट हुआ था, तो उस समय ये रेलवे के वो थे ना, अध्यक्ष थे रेलवे यूनियन के, तो इनके ऊपर पूरा आ गया था. हाँ, उनको फंसा दिया था उस केस. और राजन जो है, राजन वाज अ स्टूडेंट इन केरला. He was beaten so much that he died during his custody only. ये उसके बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, law and human rights. Laws, human rights, and elections. Elections for the parliament and state governments were postponed. Gandhi and the parliamentary majorities could only rewrite the nation's laws, since the Congress party had the required mandate to do so, a 2/3 majority in the parliament. And when she felt the existing laws were too slow, she got the president to issue ordinances. A lawmaking power in times of urgency invoked sparingly, completely bypassing the parliament, allowing her to rule by decree. The ordinances are generally used sparingly, but she used it as if जब मर्जी, मतलब नौकर को ये सब बोला जाता है, भाई ये इसको ऑर्डिनेंस पास करा दो, ये कर दो, वो कर दो. प्रेसिडेंट को उसका जस्टिफिकेशन क्या देते थे मालूम है ये लोग, कि 6 महीने में तुम्हारे को इमरजेंसी बढ़ानी पड़ती है, तो पार्लियामेंट कन्वीन करने का टाइम नहीं है हमारे को, इसलिए ये ऑर्डिनेंस में चलता रहता था उस समय देश. She also had little trouble amending the constitution that exonerated her from any culpability in an election fraud case, imposing president's rule in Gujarat and Tamil Nadu, where anti-India parties ruled. State legislatures were thereby dissolved and suspended indefinitely, and jailing thousands of opponents. ये मेरे ख्याल में दादा, ये 38th amendment था ना, जिसमें कि she was exonerated from all the charges like prime minister, governor and president will not be charged. वो जो आता है 38th amendment था ना वो. जी. ये सबसे घटिया ये important है. The 42nd amendment, which brought about extensive changes to the letter and spirit of the constitution, is one of the lasting legacies of the emergency. In conclusion of his making of India's constitution, Justice Khanna writes. यहीं पर सेकुलर और हाँ वो बनाया गया. सोशलिस्ट एंड सेकुलर इसी में बनाया गया था. 42 में बनाया गया. Socialist, secular, democratic republic. If the Indian Constitution is our heritage bequeathed to us by our founding fathers, no less are we, the people of India, the trustees and custodians of values which pulsate within its provisions. A constitution is not a parchment of paper; it is a way of life. वीपी सर, मैं एक प्रश्न है मेरा यहाँ पे कि इमरजेंसी में भी कुछ अमेंडमेंट या फिर इस तरह से कुछ प्रावधान है कि आप नया कोई रूल्स इन्वॉल्व कर सकते हो या फिर जो भी संशोधन कर सकते हो या कुछ नया डाल सकते हो संविधान के अंदर.
ऊपर तो वही बता रहा है। वही तो कर रहा है। नहीं, हाँ, तो क्या ये लीगल था? हाँ, इसलिए तो सिद्धार्थ शंकर राय को रखा गया था ना, कैसे उसको मतलब हाउ टू बेंड द रूल्स। ब्रूट मेजॉरिटी थी वनंदू उसके पास, 374 मेंबर थे लोकसभा में उसके पास। इंदिरा के पास। कुछ भी कर सकती थी वो। फिर सर पढ़ता हूँ नहीं, हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से जहां तक मैं जानता हूँ ये था कि आपको लोकसभा में पास कराना हो, कोई भी रूल्स आप ला रहे हो नया, कोई भी जो आप अमेंडमेंट ला रहे हो या कोई नया इन्वॉल्व कर रहे हो, तो फिर राज्यसभा से भी कराना होगा। तो जब उन्होंने पूरा डिजोल्व कर दिया, आई मीन कि उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया कि हाँ ठीक है इमरजेंसी ही लगा रहेगा, तो क्या उनको पावर होता है? तो पार्लियामेंट को तो थोड़ा ना क्या सस्पेंड किया था उसने, पार्लियामेंट चल रही थी ना। अच्छा। पार्लियामेंट चल रही थी विदाउट ऑपोजिशन। अपोजिशन के सारे लीडर अंदर थे, जेल में पड़े हुए थे। तो अपोज करने वाला कोई था ही नहीं। हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, इज इट लीगल, मैं कहूंगा मॉरली इट वाज इलीगल। चाहे आपके पास मेजॉरिटी पूरी है और आपने ऑपोजिशन को डाल दिया जेल में, ये तो आपने सही कहा एकदम, मॉरली इट वाज इलीगल, बट फिर भी डिस्कस होना चाहिए था इनको बट इसमें। इफ यू टॉक अबाउट इंदिरा, फॉरगेट अबाउट मॉरलिटी। हाँ वो तो ठीक है दादा, लेकिन जस्ट टू आंसर द यंग बॉय क्वेश्चन, मतलब if the Indian Constitution is a heritage bequeathed to us by our founding fathers, no less are we the people of India the trustees and custodians of the values which pulsate within its provisions. A constitution is not a parchment of paper, it is a way of life and has to be lived up to. Eternal vigilance is the price of liberty, and in the final analysis, its only keepers are the people. The imbecility of the people of men, history teaches us, always invites the impudence of power. The imbecility of men, history teaches us, always invites the impudence of power. Impudence of power is जबरती साहब जी दादा, जस्टिस एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, उसने रिजाइन कर दिया था जब इसी के चलते ना फॉर हिज कमेंट्स ऑन द 42nd अमेंडमेंट ना, इसमें नहीं वो किया था। और उसका जो अभी भतीजा है ना सुरेंद्र खन्ना, वो बन रहा है, ही विल बिकम चीफ जस्टिस। चलो देखें वो किस तरफ है। वो बनना भी चाहिए, ठीक है। नहीं, वो काफी जजमेंट पढ़ के तो अच्छा लगता है, बैलेंस लगता है, मैच्योर लगते हैं। ओके। A fallout of the emergency era was the Supreme Court laid down that, although the Constitution is amenable to amendments as abused by Indira Gandhi, changes that tinker with its basic structure cannot be made by the Parliament. श्री केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस पढ़ने से समझ में आएगा, ये सब दिया हुआ उसमें। गोलकनाथ के बाद में केशवानंद भारती केस पढ़ो 73 का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस विल आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। In the Rajan case, P. Rajan of the Regional Engineering College, Calicut, was arrested with the police in Kerala on 1st March 1976, tortured in custody until he died, and then his body was disposed of and was never recovered. The facts of this incident came out owing to a habeas corpus suit filed in the Kerala High Court. यहाँ सूट लिखा मतलब अरे ये बेवकूफ लोग हैं, छोड़ देना, ठीक है। हैबियस कॉर्पस पिटीशन होना चाहिए। हाँ, रिट पिटीशन होना चाहिए। Many cases whose अच्छा, for the information of the public, habeas corpus petition is filed in High Court under 226, Article 226 of the Constitution of India. उसमें it literally means produce the body, मतलब आदमी को प्रोड्यूस किया जाए। If he is suspected to be in government's custody and his whereabouts are not known, one can file this petition in court. Many cases where teens were arrested and imprisoned have come into light. One such example is of Dilip Sharma, who aged 16 was arrested and imprisoned for over 11 months. He was released based on Patna High Court's judgment on 29th of July 1976. ये भी habeas corpus petition ही था। हाँ, ये तो पढ़ो। Economics. Christopher Jafrelot considers the economic policy of the emergency regime नहीं पढ़ते इसको, छोड़ दे।
उस समय ये पब्लिक बहुत डंडा मार के काम करवाते थे, उसे करती थी काम वो हाँ लोग। जी ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हो। जी जी ये पढ़ो इमरजेंसी का, ये हाँ ट्रेड यूनियन। trade unions and workers' rights. The emergency regime cracked down on trade unionism, banned strikes, imposed wage freezes, and phased out wage bonuses. The largest trade unions in the country at that time, such as the Congress's INTUC, CPI's AITUC, and socialist affiliated HMS, were made to comply with the new regime, while the CPIM's CITU continued its opposition, for which it had 20 of its leaders arrested. State governments were asked to form bipartite councils comprising of representatives of the workers and the management for firms having more than 500 employees. Similar apex bipartite committees were formed by the Center for Major Public Sector Industries, while a national apex board was set up for the private industries. They were meant to give These were meant to give a veneer of worker participation in decision making, but in reality stacked in the favor of the management and tasked with increasing productivity by cutting holidays including Sundays, bonuses, agreeing to wage freeze and allowing layoffs. काम करना काम करो सातों दिन हमें तो भागो. अगर तनख्वाह नहीं दोगे तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी ना तुम्हारी, उसमें क्या है? हाँ जी, और तनख्वाह भी कम. हाँ. Worker demonstrations that took place during the emergency were subjected to heavy state repression, such as when the AITUC organized a one-day strike to protest slashing of bonuses in July 1976, to which the state responded by arresting 30,000 to 40,000 workers. In another such instance, the 8,000 workers of the Indian Telephone Industries, a Bangalore-based state-owned company, took part in a peaceful sit-in protest in response to the management's reneging its promise of 20% bonus to just 8%. They found themselves lathi-charged by the police, who also arrested a few hundreds of them. ये उस समय लैंडलाइन टेलीफोन यही लोग बनाते थे बैंगलोर में. Coal miners were forced to work in abysmal conditions with irregular pay. Collieries were made to run for all the 7 days of a week. Complaints of workers and unions about the abysmal and dangerous working conditions were ignored and met with state repression. This terrible workplace conditions led to the deadliest mining disaster in चसनाला. Indian history. Chasnala. On 27th of December 1975, a Chasnala coal mine near Dhanbad, which claimed the lives of 375 miners due to more than 100 million gallons of water flooding the mine. This was the 222nd such accident that year. My God, this was not known to me. This was the 222nd Yes such sir. accident that year. The Yes. previous incidents having claimed 288 lives. दादा, जी this जी came to light after emergency was lifted. It was not known हाँ to जी anybody that time during जी जी emergency, जब चसनाला में घटना हुई थी. The press was banned absolutely. पर एम दादा, अगर आपको शायद ध्यान हो, आप तो बंगाल में हैं, जी सर. 70s में यश चोपड़ा ने काला पत्थर बनाई थी, शायद लगता है हाँ जी, इसी पिक्चर. इंसिडेंट पे हाँ, याद हाँ है मुझे. इस इंसिडेंट पे बनाई होगी फिर. Yes, 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 yes. ओके. Inflation and price control. The emergency government enjoyed a degree of popular support due to lower prices of goods and services, at least during 1975. This was due to many reasons, such as the RBI's policy छोड़ of दो यार putting in इसको. place. नहीं, ये तो होना ही है, obviously है. जब तुम तनख्वाह नहीं हाँ दोगे तो हाँ बढ़ेगा ना तुम्हारा, क्या हाँ, मतलब है? लात मार के काम करवा रहा है. हाँ, टैक्स पॉलिसी ये देखो. Tax policy. The emergency regime exempted those earning between 6,000 to 8,000 rupees from taxation, provided tax breaks for those earning between rupees 8,000 to 15,000 in the range of rupees 45 to rupees 264. There were only 3.8 million, 38 lakh taxpayers in the country at the time. Wealth taxes were also cut from 8% to 2.5%, while the income taxes of those earning more than 1 lakh were reduced from 77% to 66%. This was expected to lower the government's revenue by 3.08 to 3.25 billion. To compensate this, indirect taxes grew. The ration of indirect taxes to direct taxes
was 5.31 in 1976. Despite this, there was a loss एक in मिनट how many you know except Majumdar Dada what is indirect tax? ये जीएसटी ये सब अभी लगा हुआ है, पहले वैट वगैरह नहीं था, वैट वैल्यू एडेड नहीं आप टैक्स। मत बताओ ना, पब्लिक से पूछ रहा हूँ भाई, मालूम है किसी को? मुझे पता होना चाहिए, मैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड है मेरी, मुझे पता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन दादा आप ही बता दो। During emergency, indirect taxes means central excise duty and customs duty. That time, that is indirect tax. ये वैट नहीं आएगा सर उसमें, वैल्यू एडेड टैक्स वो डायरेक्ट उस समय टैक्स नहीं था ना, उस समय नहीं था। उस समय नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ then I stand corrected sir. हाँ Forced sterilization. अच्छा, डिस्पाइट दिस, ये टैक्स के बारे में ये बोलना ये छूट गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। डिस्पाइट दिस देयर वाज अ लॉस इन रेवेन्यू ऑफ ₹400 million, 40 crores. To compensate for this, the Indira Gandhi government decided to cut spending in education and social welfare. लो कर लो। Forced sterilization. In September 1976, Sanjay Gandhi नहीं एक मिनट initiated दादा, सी कट द एक्सपेंसेस इन एजुकेशन एंड social welfare. To compensate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सारे जवानों को पढ़ना चाहिए यार। आप कितनी पढ़ी हुई थी? आज मोदी की है वो भी पढ़े, जातिशुदा नहीं वो भी पढ़े, जो 35 साल से नीचे वाले पढ़े इसको। नहीं दादा एक मिनट, आज मोदी की डिग्री मांग रहे हैं, तो श्रीमती गांधी जी कितना पढ़ी हुई थी, इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? अरे वो वहां से भाग गई थी ना, भाग गई थी विश्व भारती, 12वीं फेल। हाँ तो ये विश्व भारती से वहाँ तो जबरदस्ती उनको वहाँ रखा गया था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर रखे थे उनको, तो भाग गई वहाँ से। तब गई थी जब वो वेल्लम से निकाली गई थी, वेल्लम में 8वीं फेल हो गई थी वो, वहाँ भी तो फेल हुई, वहाँ भी तो फेल हुई। हाँ वेल्लम स्कूल में पढ़ती थी देहरादून में, वहाँ पे 8वीं में फेल हो गई थी, फिर शांति निकेतन में डाला था उसको। ऐसे ऐसे लोग बताओ यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, यहाँ खोपड़ी पटक दे रहे हैं लड़के पढ़ पढ़ के। कहाँ पटक दे रहे हैं? सब एक्स मुस्लिम के चैनल देखते हैं, कोई नहीं पढ़ता। अरे 2000 थोड़ी, सारे थोड़ी ना 2000 लड़कों में आ जाएंगे दादा। अरे कल मैं उसकी साहिल की वो देख रहा था रात को, ऐसे देखा नंबर कितने बात कर रहे हैं, रात भर बैठे हुए थे भाई, करीब 1500-2000 लोग। ये तो इम्प्रूवमेंट है। चैनल में कोई स्ट्रीम चल रही थी, काफिरों की थी वो, उसमें 2500-3000 लोग बैठे हुए थे वहां पर। अच्छा, अभी जीवी क्या लेके गया है कि अगर एक्स मुस्लिम चैनल पे टाइम ना स्पेंड किया था तो मैं IIM हो सकता है बेंगलोर या अच्छे वाले में भी, मतलब अहमदाबाद में हो सकता है क्वालिफाई कर जाता। मैं कहा चलो कोई नहीं यार, लेसन लर्न, आगे ध्यान रखना। नहीं लेके गया, ठीक है। नहीं दादा, ये रियलाइजेशन है एंड आई अप्रिशिएट दिस कि बंदे ने कहा कि हाँ यार गलती हुई है, दैट्स ऑल। सिंह साहब कल मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नींद नहीं आई कल, तो इसलिए मैं मैसेज किया उस समय, आप तुरंत रिप्लाई किए। वो जो कमेंट लिखा था, मैं नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं, तो मुझे नहीं लगा कि मैं गोली खाऊं तो सुबह फिर उठ नहीं पाऊंगा ना। नींद नहीं आ रही थी तुम कल, लगता है हकवाला के उसमें वो हो गए, परेशान हो गए इसलिए। नहीं हकवाला के उसमें बलिदान नहीं, वो डिस्कस करते करते मतलब कुछ समय निकला जरूर। 2:30 बजे हम लोग ऑफ कर दिए ना। हाँ बाद में तो मैं आया था, आप निकल गए थे उस समय। हाँ। Forced sterilization. In September 1976, Sanjay Gandhi initiated a widespread compulsory sterilization program to limit population growth. The exact extent of Sanjay Gandhi's role in the implementation of the program is disputed, with some writers holding Gandhi directly responsible for his authoritarianism and other writers blaming the officials who implemented the program rather than Gandhi himself. यहाँ थोड़ा उसको मतलब शील्ड कर रहा है। चमचागिरी चलता है। It is clear that international pressure from the US, United Nations, and World Bank played a role in the
implementation of these population control measures. Rukhsana Sultana was a socialite known for being one of Sanjay Gandhi's close associates, and she gained a lot of notoriety in leading Sanjay Gandhi's sterilization campaign in Muslim areas of Old Delhi. एक मिनट हम्म रुखसाना सुल्ताना रुखसाना जयवर्ती साहब, सुल्ताना अरे ये तो एक्ट्रेस थी। अमृता सिंह की मम्मी। किसकी? ये बैक कर रही थी संजय गांधी को। अमृता सिंह की मम्मी। ये अच्छा। इनकी इसकी गर्लफ्रेंड होगी संजय गांधी की। हाँ, रुखसाना नहीं वो सुल्ताना बोलते हैं वो जो अमृता सिंह है ना, वो संजय गांधी की लड़की है, रुखसाना सुल्ताना से पैदा हुई थी वो। कौन है अमृता सिंह? मैं तो जानता भी नहीं। अरे एक है ना, अरे सैफ अली खान की पहली बीवी। पहली बीबी यार। अच्छा, वो मर्द में जो रहती है। हाँ, मर्द। हाँ। आप में डाले। मुझे याद आया, मेरे बाबा देख रहे थे पिछले साल मूवी मर्द में तंगे वाला। अब ठीक है। Rukhsana Sultana was a socialite known for being one of Sanjay Gandhi's close associates, and she gained a lot of notoriety in leading Sanjay Gandhi's sterilization campaign in the Muslim areas of Old Delhi. The campaign primarily involved getting males to undergo vasectomy. This is for information of Jayvarti sahab. Quotas were set up that enthusiastic supporters and government officials worked hard to achieve. There were allegations of coercion of unwilling candidates too. In 1976 to 1977, the program led to 8.3 million sterilizations, most of them forced, up to 2.7 million the previous year. The bad publicity led to many 1977 governments to stress that family planning is entirely voluntary. यहाँ गड़बड़ हो गया। Entirely voluntary में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। जाने दो ना, किसी ने आर्टिकल लिखा उसको चिपका दिया उसने। अब ये पढ़ो, Kartar, a cobbler, was taken to a block development officer by 6 policemen, where he was asked how many children he had. He was forcibly taken for sterilization in a jeep. En route, the police forced a man on the bicycle into the jeep because he was not sterilized. Kartar had an infection and pain because of the procedure and could not work for months. Sahu Ghalke, a pigeon from Barsi in Maharashtra, was taken for after mentioning that he was not already sterilized. He was beaten. A sterilization procedure was undertaken in spite of that. Second time, ले भाई. कोटा फुलफिल करने के लिए ना, to meet the quota. हाँ. ऐसे पकड़ के मर्दांगी छीनी जा रही थी। अरे हम लोग रात को भाई साहब घर से बाहर सोते थे सर्दी के दिनों देहरादून में, मालूम है? कहाँ पे? घर से बाहर सोते थे कि कहीं आना पुलिस वाले आ जाएंगे, कौन कौन जवान लड़का है निकाल के बाहर करो, इसको लेके जाते हैं हम पकड़ करके। हमारे ताऊजी और अलग चलाते थे, बोला बाहर जाके जंगलों में सो, ये होता था। और पढ़ो सर, हवा सिंह, a young widower from Pipli, जिसका बीवी नहीं है, from Pipli, was taken from the bus against his will and sterilized. The ensuing infection took his life. Harijan, a 70-year-old man with no teeth and bad eyesight, was sterilized forcefully, all for meeting the quotas. Ottawa, a village 80 kilometers south of Delhi, woke up to the police loudspeakers at 3 a.m. Police gathered 400 men at the bus stop. In the process of finding more villagers, police broke into homes and looted. A total 804 sterilizations were done in Muzaffarnagar, UP. On 18th October 1976, police picked up 17 people, of which 2 were over 75 and 2 under 18. Hundreds of people surrounded the police station demanding they free the captives. The police refused to release them and used tear gas shells. The crowd retaliated by throwing stones, and to control the situation, the police fired into the crowd. 30 people died as a result. Demolitions. मुजफ्फरनगर है, 30 people died. Demolitions. ये मतलब मुसलमानों पे टारगेटेड नहीं था, इसमें हिंदू भी लपेटे जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ।
तो हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था कि सिर्फ मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा था. Demolitions in Delhi. Delhi served as the epicenter of Sanjay Gandhi's urban renewal program, aided in a large part by the DDA Vice President Jagmohan Malhotra, who himself had a desire to beautify the city. During the emergency, Jagmohan emerged as the single most powerful person in the DDA and went to extraordinary lengths to do the bidding of Sanjay Gandhi as the Shah Commission notes. एक मिनट, Jagmohan is the same who was governor of Jammu Kashmir when Kashmiri Pandit fled, huh? He was the governor of Jammu Kashmir, Jagmohan. But I think he came in the last moment, sir. While the पलायन के मतलब 2 दिन पहले शायद वो आए थे, 2-3 दिन पहले ऐसा कुछ, 1 हफ्ता नहीं, वो पहले फारूक ने रिजाइन कर दिया था ना. फारूक भाग गया था लंदन. उसके चक्कर में इसको वहां पे गवर्नर रूल बनाया था. इसको गवर्नर बनाया था वीपी सिंह ने. जी. VP Singh was very close to Sanjay Gandhi and Indira Gandhi. So when VP Singh became Prime Minister, Jagmohan, he knew Jagmohan ना. Jagmohan का Sanjay Gandhi का नजदीक था, तो उसको ले लिया और सब उसके सर पे ही आ गया ना. तो शाह कमीशन का ये नोट्स है. Sri Jagmohan during the emergency became a law unto himself and went about doing the biddings of Sri Sanjay Gandhi without care or concern for the miseries of the people affected thereby. A total of 7 lakh people in Delhi were displaced due to demolitions carried out in Delhi. Demolitions outside Delhi. During the emergency, various state governments also carried out demolitions to clear encroachments undertaken to please Sanjay Gandhi. In many of these cases, residents were given very short notices. State governments like those of Bihar and Haryana avoided giving official notices to residents of encroachments to avoid a case in civil court. Instead, they notified them through public channels, or in the case of Haryana, through drum beats, and in some cases gave no prior information. States passed various laws to aid them in this process, such as the Maharashtra Vacant Land Act 1975, Bihar Public Encroachment Act 1975, and Madhya Pradesh Land Revenue Code Amendment Act. These demolitions were all often accompanied by the police to threaten the residents with arrest under Maintenance of Internal Security Act or DIR. In Maharashtra, Mumbai alone saw demolitions of 12,000 huts, while Pune saw demolitions of 1,285 huts and 29 shops. अब एक चीज बताता हूं मैं. 4 नवंबर 1976 को संजय गांधी देहरादून आए. तो जब देहरादून संजय गांधी आने वाले थे तो सारे कॉलेज के बच्चों को बोला गया कि जाओ संजय गांधी की मीटिंग में जाना है. परेड ग्राउंड में उनकी मीटिंग थी. सारे कॉलेज स्कूल सब बंद. बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जितने भी इंग्लिश स्कूल, ये स्कूल, सबको वहां पे खड़ा कर दिया कि हाँ संजय गांधी को पूरा परेड ग्राउंड बड़ा दिखाई देना चाहिए. आए संजय गांधी साहब, हेलीकॉप्टर से उतरे, वहां पर सर्किट हाउस में पहुंचे. वहां से आए, जब ऊपर पहुंचा तो नारायण तिवारी था, उसने उसका स्वागत वगत किया, थोड़ा सा भाषण दिया. उसके बाद जब संजय गांधी जी भाषण देने लगे तो बोलते हैं, भाइयों एवं बहनों, मैं अभी यहाँ पर परेड ग्राउंड आ रहा था. मैंने देखा जब मैं यहाँ पे पढ़ता था, और आज के डेट में देहरादून बहुत बढ़ गया है, लेकिन बहुत बेतरतीब तरीके से बढ़ा है. अभी जब देहरादून का जो रास्ता है घंटा घर के पास में से जब वो परेड ग्राउंड जाते हैं तो बहुत सकरा रास्ता हो गया था. उसको उसने बोला. मीटिंग खत्म हुई, बंदा चला गया. उसके बाद जो म्युनिसिपैलिटी ने बजाया है, हमारे भाई साहब की दुकान उसी दिन दोपहर को, मतलब 2 बजे, करीब 1 बजे मीटिंग खत्म हुई, जब पूरे देहरादून का सत्यानाश करके रख दिया था इन लोगों ने, म्युनिसिपैलिटी वालों. तोड़ करके सब इधर से उधर, और जिसने भी ज्यादा गड़बड़ किया उसको उठा के अंदर डाल देते थे. जाओ पड़े रहो साल भर के लिए. ये हाल था. एक बेचारा बच्चा क्रॉस कर रहा था, जब उसका मोटर केट जा रहा था, वो बेचारा ऐसे ही क्रॉस कर रहा था, आउट ऑफ ऐसे क्यूरियोसिटी पर जाके उधर खड़ा हो जाता है, उसको अच्छी तरीके दिखाई देगा क्योंकि ही वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द एम्बेसडर. भाई साहब, पुलिस वालों ने इतना ठोका, उसे खोपड़ी उपड़ी सब फोड़ दी थी. तो यहाँ भी तो भगाया जाता है लोगों को.
When a motorcade passes, the police, I mean, shoo away people as if people are beggars. जय भारती साहब से ज्यादा कौन, जय भारती साहब का तो यहाँ छूटने वाला था उस चक्कर में, वो धौला कुआं के सिग्नल में फंस गए थे। मैं 10 मिनट लेट था, 1:15 बज जाता, वो मेरे को हॉल में एंटर नहीं करने देता। उसने मुझे पेपर दिया, घड़ी देखी 1:10, मेरा एक दोस्त था, इशारा करता ना, पे क्या हुआ? मैंने अपना सर हिलाया, फिर बाद में बताया यार वो राजीव गांधी धौला कुआं से निकल रहा था। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, पढ़ो। Criticism of the government. Criticism and accusations from the emergency era may be grouped as detention of people by police without charge or notification of families, abuse and torture of detainees and political prisoners, use of public and private media institutions such as the National Television Network Doordarshan from government propaganda. During the emergency, Sanjay Gandhi asked the popular singer Kishore Kumar to sing for a Congress party rally in Bombay, but he refused. As a result, Information and Broadcasting Minister Vidyacharan Shukla put an official ban on playing Kishore Kumar songs on state broadcaster All India Radio and Doordarshan from 4th of May 1976 till the end of the emergency. दादा एक मिनट, Post-sterilization. दादा एक मिनट, विद्याचरण शुक्ला has been killed by नक्सलाइट इन आई थिंक छत्तीसगढ़ समवेयर ना, ये बंदा अभी मरा है। दांतेवाड़ा या हाँ, दांतेवाड़ा में मरे थे ना नेता लोग, कांग्रेसी लोग मरे थे, उसमें ये भी मर गया शुक्ला था था उसमें। हाँ, विद्याचरण शुक्ला was so notorious that he used to call any heroine from Bombay, और उसमें सबसे बड़ी जो बेचारी कल्प्रिट थी वो माला सिन्हा थी। माला सिन्हा को बुला के इसने बहुत रगड़ा था उस वक्त। Destruction of the slum and low-income housing in the Turkman Gate and Jama Masjid area of Delhi. अच्छा, बस हो सकता है बस्तर में हुआ था। हाँ, ठीक कह रहे हो। हाँ, कहीं हुआ होगा, चलो वही उधर ही कहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। वो सब एक जैसा ही दिखता सब इलाका। Destruction of the slum and एक्ट्रेस का low-income नाम क्या housing. बताए? माला सिन्हा। माला सिन्हा माला सिन्हा वो आधी नेपाली है। वो भी क्रिश्चियन है, लोग वो कुछ क्रिश्चियन उसकी बैकग्राउंड है कुछ। बंगाली मूवीज में भी वो काम किए। रुख से जरा नकाब उठा लो मेरे हुजूर वाला गाना था ना उसका, जितेंद्र के साथ। Large scale and illegal enactment of new laws, including modifications to the constitution, resistance movements, the role of the RSS. एक मिनट, यहाँ पढ़ो, उधर मत पढ़ो, यहाँ पढ़ो। ये the attitude of RSS. The attitude of senior RSS leaders about the emergency was divided. Several opposed it staunchly, while others apologized and were released. And several senior leaders, notably Bala Saheb Deoras, sought an accommodation with Sanjay and Indira Gandhi. This is very sad. Nanaji Deshmukh and Manulal Khurana managed to escape the police and led the RSS resistance to the emergency, as did Subramaniam Swamy. Zonal RSS leaders also authorized Eknath Ramakrishna Ranade to quietly enter into a dialogue with Indira Gandhi. Why did the RSS, act in this fashion? बचने के लिए। पढ़ो। सावरकर को बोलते माफी मांगी थी, इन लोगों ने माफी मांगी थी इंदिरा जी से। चलो देखो आगे। Arun Jaitley, student leader and head of the RSS affiliated ABVP. नहीं, ऊपर इंदिरा गांधी हेड, ये वाला। Indira Gandhi had helped Ranade, who had been second to Golwalkar in the RSS hierarchy, in numerous projects to commemorate Vivekananda. She had nominated Ranade to the governing council of the Indian Council for Cultural Relations, and the two used ICCR as a facade to conduct secret one-to-one negotiations. बाप रे बाप, किसी को पता ही नहीं था हम लोग। कल मैं जय भारती साहब को बता रहा था कि देखो कितना इन लोगों ने धोखा दिया है। सबके सब एक ही जैसे। Arun Jaitley, student leader and head of RSS affiliated ABVP,
in Delhi. He was amongst the first to be arrested, and he spent the entire emergency in jail. However, other ABVP leaders such as Balbir Punj and Prabhu Chawla pledged allegiance to Indira Gandhi's 20-point program and Sanjay Gandhi's 5-point program in return for staying out of jail. प्रभु चावला जर्नलिस्ट, हाँ जी, ऐसे ऐसे मतलब लीडर्स थे. In November 1976, over 30 leaders of the RSS, led by Madhavrao Mule, Dattopant Thengadi, and Moropant Pingle, wrote to Indira Gandhi promising support to the emergency if all RSS workers were released from prison. Their document of surrender to take effect from January 1977 was processed by H.Y. Sharda Prasad. ये In टू his इंदिरा return, जी, लक्ष्मीबाई शारदा जी, प्रसाद. in his return from his meeting with बीबी Om सर Mehta, जी, बीबी सर अभी आप बोले थे कि शायद जय भारती सर के साथ जो बता रहे थे ना कि कल बात हुआ था कि धोखा दिया, तो सर उसको थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ था? थोड़ा सा हम नहीं सुन पाए थे कल, प्लीज सर. अरे यही तो है, ऊपर पढ़ तो लिया उसने कि भी आरएसएस वालों ने माफी मांगी थी इंदिरा गांधी से, संजय गांधी से. अच्छा आरएसएस अच्छा के अच्छा लीडर्स ने माफी मांगी थी कि हमारे को इमरजेंसी टाइम में जेल में मत रखो. अच्छा 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 जी ये जी. देखो लिखा है इसमें, एकनाथ रामकृष्ण नायडू टुक क्वाइटली एंटर इनटू द डायलॉग विद इंदिरा गांधी. ये जोनल आरएसएस लीडर अथराइज्ड एकनाथ रनाडे, एंड रनाडे को बाद में राज्यसभा में लिया था मैडम ने. अवगढ़ जी बोल रहे हैं, ऐड मी प्लीज. On his return from the meeting, Om Mehta Vajpayee ordered the cadre of the ABP to apologize unconditionally to Indira Gandhi. The ABVP students refused. The RSS document of surrender was also confirmed by Subramanian Swamy in his article. एक I must मिनट जय भारती साहब, कल बताया ना मैंने, वाजपेयी ने माफी मांगी थी. जी जी जी. Subramanian Swamy in his article, I must add that not all the RSS were in surrender mode, but a tearful Mule told me in early November 1976, and I had better escape abroad again since the RSS had finalized the document of surrender to be signed in the end of January, and that on Vajpayee's insistence I would be sacrificed to appease and irritate India and fulminating संजय. सुब्रमण्यम स्वामी भाग गए, तभी से दुश्मनी है उसकी अटल बिहारी वाजपेयी से. ये क्या नाटक है? तू सरेंडर क्यों कर रहा था भाई? सब के सब दोगले ही हैं सर. जय भारती साहब चुप हो गए लगता है. जय भारती साहब को दुख पहुंच गया, लेकिन इनका लीडर खुराना तो बिल्कुल भाग गया था. खुराना को नहीं पकड़ पाए लोग. Sikh opposition. Shortly after the declaration of emergency, the Sikh leadership convened meetings in Amritsar, where they resolved to oppose the fascist tendency of the Congress. The first mass protest in the country, known as the Campaign to Save Democracy, was organized by the Akali Dal and launched in Amritsar on 9th of July. A statement to the press called the historic Sikh struggle for independence under the Mughals, then under the British, and voiced concern that what had been fought for and achieved was being lost. The police were out in force for the demonstration and arrested the protesters, including the Shiromani Akali Dal and Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee leaders. The question before us is not whether Indira Gandhi should continue to be Prime Minister or not. The point is whether democracy in this country is to survive or not. According to Amnesty International, 140,000 people had been arrested without trial during the 24 months of Gandhi's emergency. Jasjit Singh Grewal estimates that 40,000 of them came from India's 2% Sikh minority. अवगढ़ जी जुड़ना चाह रहे हैं. अरे अवगढ़ जी मशीन चला रहे हैं क्या? अवगढ़ जी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना.
जी जी एक The role of the CPIM. Members of the CPIM were identified and arrested all over India. Raids were conducted in houses suspected to be sympathetic of CPIM or the opposition to the emergency. Those jailed during the emergency include the current General Secretary of the Communist Party of India, Marxist Sitaram Yechuri, and his predecessor, Prakash Karat. Both were then leaders of the Students' Federation of India, the party's student wing. Other Communist Party of India Marxist members to be jailed included the current Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, then a young MLA. He was taken into custody during the emergency and subjected to third-degree methods. On his release, Pinarayi reached the assembly and made an impassioned speech, holding up the blood-stained shirt he wore while in police custody, causing serious embarrassment to the then C. Achyuta Menon government. Hundreds of communists, whether from the Communist Party of India, Marxist, other Marxist parties, or the Naxalites, were arrested during the emergency. Some were tortured, or, as in the case of the Kerala student P. Rajan, killed. Elections of 1977. On 18 January 1977, Gandhi called fresh elections for March and released a few political prisoners. Many remained in prison even after she was ousted, though the emergency officially ended on 21st of March 1997. The opposition Janta Movement's campaign warned Indians that the elections might be their last chance to choose between democracy and dictatorship. In the Lok Sabha elections held in March, Indira Gandhi and Sanjay both lost their Lok Sabha seats, as did all the Congress candidates in northern states such as Bihar and UP. Many Congress loyalists deserted Mrs. Gandhi. The Congress was reduced to just 153 seats, 92 of which were from four of the southern states. The Janata Party's 298 seats and its allies' 47 seats of a total of 542 gave it a massive majority. Morarji Desai became the first non-Congress Prime Minister of India. Voters in the electorally largest state of अरे एक UP. मिनट, मुझे ये समझ में नहीं आया कि साउथ वालों ने फिर भी इंदिरा जी को वोट दिया यार, इनको इमरजेंसी कोई फर्क नहीं पड़ा था क्या? ये भी तो आश्चर्य की बात है, सही. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, दे ऑल वोटेड फॉर इंदिरा. जी जी जी. सर, मैं जब अपने फादर से पूछता हूँ कि जब इमरजेंसी लगी थी तो क्या आप लोग को इम्पैक्टेड नहीं थे, तो फादर हमारे कहते हैं कि जब इमरजेंसी लगी थी तो नॉर्मल पब्लिक परेशान नहीं थी. ये जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे, पॉलिटिकल जो सोशल जो इन्फ्लुएंसर्स थे, इन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था. तो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं था उसको तो सर मतलब पता भी नहीं चलता कि इमरजेंसी लगी है. तो मे पॉसिबल कि ऐसे उनको भी ऐसे ही लग रहा हो, उन्होंने स्लो मैच के वोट दे दिया हो, और उस समय इंदिरा गांधी से बड़ा कोई लीडर था नहीं नेशन वाइड में. नहीं सर अभी बता रहे थे कि जो नसबंदी जो हुआ था उसमें तो लोग परेशान हो रहे थे, तो आम आदमी जो था वो भी तो परेशान हो रहा था उनके कारण. तो ये कह सकते हैं, लेकिन नसबंदी हुआ था, ये बहुत बड़े मार्जिन पे नहीं हुआ था ना. बाप रे, कुछ जगहों पे हुआ था. मतलब आम पब्लिक को बाहर जो दूर रह रहे हैं, हमारे घर से तो कोई दिल्ली आया भी नहीं था उस वक्त, उन लोगों को हवा भी नहीं लगी थी कि ऐसा कोई काम हो रहा है. नहीं तो क्या ये जो नसबंदी हुआ था ये सेलेक्टिव था, सेलेक्टिव एरिया में था, सेलेक्टिव स्टेट में था उस समय, या फिर ऑल ओवर इंडिया था? ये आएगा, देखिए पढ़ता हूँ मैं, आएगा. Voters in the electorally largest state of UP, historically a Congress stronghold, turned against Gandhi and a party failed to win a single seat in the state. Dhanagade says the structural reasons behind the discontent against the government included the emergency of the strong and united opposition, disunity and wariness inside Congress, an effective underground opposition, and the ineffectiveness of Gandhi's control of the mass media, which had lost much credibility.
The structural factors allowed voters to express their grievances, notably their resentment of the emergency and its authoritarian and repressive policies. The grievance often mentioned was the Nasbandi vasectomy campaign in rural areas. Mass scale में हुआ होगा rural areas. The middle classes also emphasized the curbing of freedom throughout the state and India. Meanwhile, Congress hit an all-time low in West Bengal because of the poor discipline and factionalism amongst Congress activists, as well as the numerous defections that weakened the party. People had switched sides. Opponents emphasized the issue of corruption in Congress and appealed to a deep desire by the voters for fresh leadership. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सीपीएम को लाने के लिए मतलब कांग्रेस ही जिम्मेवार है मेरे ख्याल में साउथ में सपोर्ट इसलिए था इनका बिकॉज आंध्र प्रदेश नीलम संजीवा रेड्डी, तमिलनाडु ए कामराज, निजलिंगप्पा, कर्नाटका, तो ये लोगों का ओल्ड गार्ड थे, मतलब और ये चिड़े हुए थे सब, हेटिंग देम, दैट्स व्हाई इंदिरा को सपोर्ट दिया था। और दूसरा ये है कि संजय गांधी का पूरा जो फोकस था ना वो हिंदी हार्टलैंड में था, उधर की तरफ को ज्यादा गड़बड़ नहीं किया था उसने। नॉर्थ में ही था जो था। मेनली सर तो दिल्ली में था, ये दिल्ली और इधर कहीं, अब देहरादून में हुआ तो सर ये यूपी बिहार सब जगह था। नहीं सर, बिहार में उतना कोई इम्पैक्टेड तो नहीं था। अच्छा, बिहार में उतना कोई तो नहीं था। ये यूपी में भी कोई हमें नहीं लगता कि खास था। दिल्ली का बताया जाता है कि वो शायद संजय गांधी ने इमाम था, वो शाही इमाम, उसकी बेटी को शायद वो कर दिया था। अरे भाई जयप्रकाश नारायण तो वहीं का था, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव तो सब वहीं के थे, बिहार के सबके। बिहार के बिहार फिर से पूरा रगड़ा था उसने वहां पे। मुझे तो यही याद है कि बिहार में भी काफी ये सब किया गया। The efforts of the जनता एडमिनिस्ट्रेशन मेन इलाकों पे, जैसे पटना से, क्योंकि सर रूरल पे फादर भी ऐसे बिहार में ही थे पोस्टेड। हम लोग तो बताते नहीं कि ऐसा कुछ, मतलब आते भी थे कुछ ऐसा बिहार में, काफी रिलेटिव थे वो जो काम करते थे रेलवेज में, वो भी बंगाल और बिहार के, वो ईस्टर्न रेलवे हुआ करता था, तो वो तो बताते नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ है खास, क्योंकि छोटे शहरों में देखा था। हाँ, तो वो उस समय ईस्टर्न रेलवे हावड़ा से पटना तक ही था ना, और आगे तक था सर, और आगे तक। अच्छा, मुगल सराय, मुगल सराय, हाँ मुगल सराय तक था। और ये जब ममता बनर्जी बनी थी ना, तो हाजीपुर उसने डिवीजन क्रिएट किया था। हाँ। The tribunal. The efforts of the Janta administration to get government officials and Congress politicians tried for emergency era abuses and crimes were largely unsuccessful due to a disorganized, over-complex and politically motivated process of litigation. The 38th Amendment of the Constitution of India, put in place shortly after the outset of the emergency, and which, among other things, prohibited judicial reviews of states and of emergencies and actions taken during them, also likely played a role in the lack of success. Although special tribunals were organized and scores of senior Congress party and government officials arrested and charged, including Mrs. Gandhi and Sanjay Gandhi, police were unable to submit sufficient evidence in most cases, and only a few low-level officials were convicted of any abuses. Legacy. The emergency lasted 21 months, and its legacy remains intensely controversial. A few days after the emergency was imposed, the Bombay edition of the Times of India carried an obituary that read, "Democracy, beloved husband of truth, loving father of liberty, brother of faith, hope and justice," expired on June 26th. A few days later,
censorship was imposed on newspapers. The Delhi edition of the Indian Express on 20th of June carried a blank editorial, while the Financial Express reproduced a large type Rabindranath Tagore's poem, Where the Mind is Without Fear. However, the emergency also received support from several sections. It was endorsed by social reformer Vinoba Bhave, who called it Anushashan Parv, a time for discipline. Bapre. Industrialist J.R.D. Tata, writer Kushwant Singh, and Indira Gandhi's close friend and Odisha Chief Minister Nandini Satpathy. However, Tata and Satpathy later regretted that they spoke in favor of the emergency. In the book JP Movement and the Emergency, historian Bipin Chandra wrote, Sanjay Gandhi and its cronies like Bansi Lal, Minister of Defense दादा at एक the मिनट, time. खुशवंत सिंह फादर वाज इन्फॉर्मर ऑफ भगत सिंह ना? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely right. In the book JP Movement and the Emergency, historian Bipin Chandra wrote, Sanjay Gandhi and his cronies like Bansi Lal, Minister of Defense at the time, were keen on postponing elections and prolonging the emergency by several years. In October to November 1976, an effort was made to change the basic civil libertarian structure of the Indian Constitution through the 42nd Amendment to it. The most important changes were designed to strengthen the executive at the cost of the judiciary and thus disturb the carefully crafted system of constitutional checks and balances between the three organs of the government. In culture, फिनिश हो गया, डिस्कस करो भाई उसके बारे में, फिर आगे कुछ हाँ जी. बताओ बच्चों लोगों, ऐसा अगर तुम लोग जीते तो कैसे जीते? आज की डेट में तुम्हारे को मम्मी पापा बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। उस समय सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नो कमेंट। चलो ठीक है सर, अच्छा है कि छोटे शहरों पे थे हम लोग। अरे छोटे शहरों में बुरी हालत था यार। मेरे पिताजी को 56 साल की उम्र में नसबंदी करवाई थी। अभी ज्यादा नहीं बोलना मेरे को, जबकि वो गांव के प्रधान थे, उन्होंने बोला केस दो, बोला मैं लोगों के पास जाऊंगा, फोर्स नहीं करूंगा, बोला चलो आप नसबंदी करवा दो। 56 ईयर में गांव की बात ये तो बहुत गांव से उठा ले गए। हाँ नहीं फोर्स करते थे ना, बीडीओ साहब तहसीलदार साहब आते थे, प्रधान जी केस दो। अभी प्रधान जी किसको बोलेंगे भाई तू नसबंदी करवा ले, क्योंकि जितने भी बच्चे थे जो जवान थे वो तो सारे सारे बंबई और दिल्ली में पड़े हुए थे। अब बुड्ढो कहाँ से नसबंदी करवा ले? उन्होंने बोला ठीक है हमारे केस बनाना है, आपके गांव का कोई केस नहीं है, बोले चलो मेरी नसबंदी करवा दो। उनकी नसबंदी करवा दी थी, वो तो गाँव में कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बात यह है, हिंदुस्तान का आदमी हर एक हालत में जीना चाहता है। किसानों को इमरजेंसी लगी रहे ना लगी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ना तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, ना उनको सैलरी से कोई मतलब है। खत्म हो गया। घर की गोबर की खाद है, उसको जाके उस समय तो कोई यूरिया और सुपर फास्फेट लेता नहीं था, तो उस समय अपना जी गाड़ी में रखा और जाके खेत में जाके खदई छिड़क के आ गए, और उसके बाद में गेहूं या जो भी वो कर दिया। पानी तो उस समय सिर्फ उससे भी निकलता था ना, पूरा से नहीं तो दुगला से निकलता था। और एक बात याद रखना, जिस दिन भारत में कम्युनिस्ट आ गए, ये भारत के चारों कोनों में ये करते हैं कम्युनिस्ट, ये डेमोक्रेसी के नाम पर ये होता है कम्युनिज्म में, या तो खत्म कर देते हैं या ये हाल कर देते हैं। लेबर कैंप्स बना देते हैं, उनमें डाल देते हैं, अंदर कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं, गायब कर देते हैं। अब पूरी स्टालिन का टाइम का रशिया की हिस्ट्री देख लो, स्टालिन ने कितने बंदे मारे, गायब कर दिए, साइबेरिया भेज दिए लेबर कैंप में, पता ही नहीं। ये होता है, और ये डेमोक्रेसी के नाम पर हुआ है। ये चाइना में भी तो यही है ना कि वो डेमोक्रेसी बोलते हैं लेकिन 1 पर्सन रूल है, वही है, बस चलता आ रहा है वहाँ पे भी वही है बिल्कुल नहीं। उनका कम्युनिस्ट का कोई गंगाधर का कोई है, जी सर, एक चीज बताइए, एक जगह मैं
जिसके अनुसार भारत का 19 टुकड़ा होना चाहिए कम्युनिस्ट के अनुसार। कुछ नहीं करना है, कम्युनिस्टों के ही टुकड़े करो, ठीक है। जो मिले मतलब वैसे इस तरीके से ऐसा करना नहीं है। चाहिए। ये भी सर एक चीज बताइए, जो रशिया का ब्रेकडाउन हुआ था, तो कहीं मैं सुना था कि लोग समझ रहे थे, दुनिया समझ रही थी कि कम्युनिस्ट पावर टूट गई है, लेकिन कम्युनिस्ट उससे काफी साल पहले वेस्ट में माइग्रेट कर गई थी। क्या ये सही है, जो आज भी वहीं पे ऑपरेट कर रही है? क्या अमिताभ क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा समझाओ मेरे को। नवीन, आवाज बड़ी गूंज के आ रही है, समझ नहीं आया। रिवर्बेट हो रही है, क्या बोल रहे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये बोल रहे हैं कि रशिया जब टूटा ना, तो उसके पहले ही कम्युनिस्ट सब शिफ्ट कर गए थे दूसरे स्टेट्स में। नहीं, कम्युनिस्ट जो है जिस टाइम ग्राउंड पे लड़ने की बारी आती है, ये ग्राउंड पे लड़ते नहीं है, छिप जाते हैं ना इधर अरे उधर। नहीं, अभी आप यूक्रेन में देख लो ना क्या इंडियन हो रहा है। फौजी जी, इसका जवाब भारतीय साहब ज्यादा तरीके से देंगे। दरबच्चों को पटाया था ना यूएस ने। वही वो गॉर्बाचोव को ब्लेम करता है, जो पुराना रशियन है, जो यूएसएसआर वाला रशियन है। दे स्टिल पाइन फॉर कि वो टाइम था, सब कुछ था, वो था। अब वो भी तो यहीं आके मरा ना, ये एरिजोना, अरे उस यहाँ पे समय आके एक रहा ना। सर, वहाँ उस समय एक मतलब 1200 पता नहीं कोटा सिस्टम था, लाइन राशनिंग सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ उस तरह, मतलब हर एक फैमिली के का मतलब दिया गया था कि आपका कोटा इतना है, 1200 for a month or so or a week or so. I do not know exactly कितना दिन का मतलब वो कोटा था, लेकिन half a loaf used to be given every day. Half a loaf, the same color of cloth, of the same texture. एक वो गाड़ी है उनकी, एक कंपनी है लाडा। लाडा। मेरे पिताजी, जब मैंने बताया ना हम साउथ अमेरिका में थे, तो उनको वो एक नीले रंग की लाडा दे दी। सारे के दरवाजे ठीक तरह से बंद नहीं होते थे, ऐसा लगता ट्रक चला रहा है कोई। भारी थी इतनी गाड़ी, वो बैलेंस उसका अच्छा था, लेकिन वो ये कम्युनिस्ट June 20, the emergency, the undoing of Indira Gandhi. This is of 29 July 2022. On 26th of June 1975, the people of India woke up to find that they had lost their constitutional rights and liberties. Their cherished democracy had been crushed in one fell swoop when Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency at midnight. After reaching the zenith of her rule in 1971, Indira found herself in a sea of trouble. The Bangladesh War, which had led to a massive influx of refugees, food prices soared, corruption was rampant, and the economy was in tatters. जगजीवन राम साहब हैं, बाबू जगजीवन राम जयप्रकाश। दल बदलू, इसको तो हमारे टाइम पे कहते हैं दल बदलू था सबसे बड़ा। जी जी जी। Then on 12th of June 1975, Indira was found guilty of electoral malpractices when her opponents, most notably Jayaprakash Narayan, demanded her resignation. She responded with shock treatment. She declared emergency. ये rally Atal Bihari Vajpayee. It was one of the darkest chapters of modern India. Indira arrested top political opponents, including Jayaprakash Narayan, A.B. Vajpayee, and L.K. Advani, and Congress dissidents under Chandrasekhar. She reduced parliament to a rubber stamp and gagged the media. George Fernandez in shackles. लार्जेस्ट मुजफ्फरपुर ना, नहीं, मुजफ्फरपुर के, वो वहीं से लड़ते थे। लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ द वोट। ये बताइए, ये ब्रांड हो गया था, हर जगह पे यही लगा के रखते थे लोग।
Raj Fernandez in Sekal. Raj Fernandez, the only prominent opposition leader to evade the police net, was arrested in the Baroda dynamite case in 1976. The iconic image of George in shackles became a powerful metaphor of the emergency, reminding the people of the loss of their freedom. The press took a body blow, while most newspapers caved under heavy censorship. On 20th July 1975, the Indian Express and the Statesman left their front-page editorial sections and blank as a symbolic protest. Noted journalist and author Kuldeep Nair too was arrested. Indira's son Sanjay emerged as an extra-constitutional authority in the mid-1976. He had top politicians and bureaucrats dancing to his tune. His family planning program spread terror among men and women as they were forced to undergo sterilization procedures. On 18th of January 1977, Gandhi called general elections and released several opposition leaders. The emergency ended on 21st of March 1977. In the elections that month, Indira lost and the Janata Party led by Morarji Desai came to power. It was the dawn of a new era. वीबी सर, हम्म, मैंने सुना था कि इमरजेंसी लगवाने में बहुत बड़ा हाथ यूएसए का था, जबकि कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी या फिर नेहरू जो फैमिली था उसके ऊपर केवी जी का डोमिनेंस रहता था। तो किसको सच माना जाए कि अगर डोमिनेंस उनका था तो फिर इन्फ्लुएंस उनसे कैसे हो गई यूएसए से कि हाँ यूएसए ने बोला कि आप इमरजेंसी इम्पोज कीजिए, या फिर बाद में ऐसा भी सुनने में आया था कि इमरजेंसी हटवाने में भी बहुत बड़ा हाथ यूएसए का था। तो सच क्या है नहीं तो सर? यूएसए ये सुनने यूएसए में के आया कोई था, क्या दूसरे बोल रहे हो? किसने सुनाया था ये तो बताओ। I don't buy this story, sir. किसने दादा सुनाया था ये तो बताओ। सोर्स ऐसे मत बोलो मेरे सुनने में आया था। अब सर एग्जैक्ट तो मेरे को अब याद नहीं है, लेकिन काफी पहले मैंने इसे सुना था सर, मैंने इसलिए बोला सर। अब सुनते सच रहो, क्या है सर, आप बता दीजिए प्लीज सर। सुनते रहो, इससे कुछ नहीं होता। स्टोरीज तो तेजवीर बहुत जी कॉइन आए होती हैं, हैं जो तेजवीर जी से कमेंट ले लीजिए दादा। ये था कहाँ 4 दिन से पहले, अपने उसका वो बताए, कारण बताओ, नोटिस दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, सो कल नोटिस। जी दादा नमस्ते। बीमार थे क्या तुम? नमस्ते जी। नहीं दादा बीमार नहीं थे, 4 दिन अपना रेलवे में ट्रेवल कर रहे थे। अच्छा। हाँ इसलिए। अरे तेजवीर, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में 4 दिन लगते हैं? ये सेंट्रलीज आइलैंड गए थे। मजाक कर रहे तेजवीर, 4 दिन वो भाषा भी नहीं समझते थे ना, इसलिए इनको कम्युनिकेट करने में ही 4 दिन लग गए। ट्रेवल तो एक डे अंदर आ जाओ, मिस कर रहे हैं आपको। नहीं, दिल्ली से नमस्कार यदि तेजवीर जी। आप वहाँ जाओगे ना, ये आसाम, तो 3 दिन से ज्यादा तो लग ही जाएगा। अरे नहीं दादा, 3 दिन कहाँ, दिल्ली से आसाम 3 अब दिन? 2 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। आसाम। मेरे प्रदीप चाचा तुम जी पढ़ो उसको। मिस्टर प्रदीप A19 नरेश कहाँ गया? ये है कि नहीं गया? हाँ बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ। द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यहाँ इज से शुरू हो रहा है। bracketed by 2 midnights. यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से। Afterlives of the emergency. Responding to the widespread popular discontent, Indira Gandhi marshaled the power of the constitution to suspend the rule of law. Her actions anticipated the crisis of democracy in India today. हो गया, नीचे चलते हैं। Emergency Chronicles. Indira Gandhi and Democracy's Turning Point by ज्ञान प्रकाश, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं दुनिया भर के उसमें। द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज ब्रैकेटेड बाय 2 midnights. One is Prime Minister Jawaharlal Nehru's famous speech on the eve of independence, August 14, 1947. At the stroke of the midnight hour, while the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये है। Idiot. The other is midnight on June 25,
1975, when Nehru's daughter, Prime Minister Indira Gandhi, suspended the rule of law using the emergency, often regarded as the grimmest period in India's post-colonial history. One midnight heralded the breaking of the dawn, the other unheard in the darkness, rationalizing as the response to internal unrest, most notably the brewing opposition led by the socialist leader Jayaprakash Narayan to, to Indira's rule. The emergency entailed the abrogation of democratic freedoms. Civil liberties were suspended, the press was censored, the habeas corpus and judicial review were gutted, with elections indefinitely postponed and the detention of her political opponents secured through the Maintenance of Internal Security Act. India ruled unchallenged. The dark state of affairs lasted until March 1977 when her decision to call elections backfired with her defeat by a coalition of opposition parties. The emergency has long been seen as a betrayal of the democratic ideas and enshrined in the Indian Constitution, with Indira Gandhi portrayed as having desecrated her father's legacy. On this reading, the emergency was a state of exception attributable attributable to India's autocratic character and political ambitions. It represented nothing less than a couple of repudiation of the previous 3 decades of democratic rule, the equivalent of a freak weather event. Some even take the unfolding of the emergency as an unlikely proof of the resilience of the Indian constitutional democracy. After all, when Indira was resoundingly defeated in the polls in 1977, she didn't cling to power. She left the stage, if only to return 3 years later. In the Emergency Chronicles, Indira Gandhi and Democracy's Turning Point, historian Gyan Prakash argues that the emergency was not in fact summoned into existence by Indira, but resulted from the failure of Indian constitutional democracy to respond adequately to the needs of the people. The Wait, wait, project wait, 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 wait. Now बचाने की कोशिश हो रही है. This answers your query of yesterday. क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा? हाँ, ये कुछ नहीं बचा रहे हैं. अब जब डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही थी तो हमेशा के लिए क्यों नहीं? कल एक क्वेश्चन आप पूछे थे उसके बारे में सर बोल रहे हैं. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है. अगर डेमोक्रेसी फेल हो गई थी तो दोबारा लाने की क्या जरूरत थी, जब वो एड्रेस ही नहीं कर रही थी लोगों के जो है वो मतलब इंडिया की नीड्स को, तो लाने की क्या जरूरत थी? Indian constitutional democracy to respond. This word is very important, to respond adequately to the needs of the people. Our constitution was there, but she rode on the majority, and the majority was so क्या बोलते हैं, mute और हिजड़ा जिसे बोलते हैं ना, so important that कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चूज किया गया है, अगर उसमें किसकी आवाज आ रही है यार? किसी का माइक खुला हुआ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे. हेलो, हाँ अब ठीक हुआ. मैं तो म्यूट था. अरे किसी का होगा यार, खुला हुआ था, आवाज आ रही थी यहाँ. तो इसमें क्या बोल रहा है प्रदीप, सुन ध्यान से, कि अगर मान लो आज की डेट में, अरे क्या है, हेलो दादा आप कंटिन्यू करिए, आवाज ठीक आ रही है आपकी. अब नहीं, मेरे को आ रही है ना, कहीं से रिवर्बरेट हो रहा है यार. प्रॉब्लम ये हो रही है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है. दादा आप ही का माइक होगा, फिर बाकी सारे म्यूट हैं. क्यों? अभी देख लीजिए, मुझे तो सही आ रही है आपकी आवाज, इको नहीं हो रहा मुझे तो. ठीक है, अभी मेरे को भी नहीं आ रही है. सुनाता हूँ.
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम मोदी को 400 सीट दे दें लोकसभा में और 400 में से 399 सारे के सारे मोदी की हर एक एक्टिविटीज को हाँ हाँ करना शुरू कर दें, तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? तो मोदी जो चाहेंगे वो करेंगे फिर। जी दादा, पर दादा ये मोदी के पास डेमोक्रेसी एक का क्या कहते ये हैं आपने एक मिनट सामाजिक अगर इंटेलेक्ट, उसके पास बुद्धि ये जो है, जो क्या कहते हैं समाज के प्रति अच्छी पॉलिसीज लागू कर सके। पर ये लोग तो सब परिवारवाद नेपोटिज्म में खोए हुए थे दादा कि जो है हम ये जो वो है करेंगे डेमोक्रेसी जो का है। फेलियर नहीं था, ये डेमोक्रेसी का फेलियर नहीं था, एक पार्टी का फेलियर था। उसको डेमोक्रेसी का फेलियर बताना, अगर आपकी पार्टी में सारे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, किसी की क्या गलती भाई उसमें? चलो आगे पढ़ो, यही वाला इशू हुआ था ना। आगे आगे पढ़ो, समझ में आएगा, पढ़ो आगे। The project of ruling elites who inherited and in some cases preserved the corpus of colonial legislation. Indian democracy was only skin deep, as Dalit leader and key framer of the constitution B.R. Ambedkar noted. Its commitment to political equality was belied by the entrenched social and economic inequalities. Moreover, it was forced in the context of the violence and up- upheaval that attended the founding of the new republic. The war in Kashmir to popular agitation in the princely states. Even figures like Ambedkar, who believed in the need for the radical social change, sought to institute Insulate, to insulate insulate, 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 insulate. insulate the state from insulate the state from the ever looming grammar of anarchy. The language of the riots and the street protest, acceptable even necessary under colonial rule, now was now a threat to the new nation. This gap between the governing and the governed, Prakash argues, we baked into the Indian Constitution, which sought to safeguard a highly centralized state, circumscribing the rights of individuals by asserting the prerogative of emergency powers. Liberals, paternalists like Nehru and his successor, Lal Bahadur Shastri, carefully strewed the apparatus of the state between the extremes of authoritarian control on one hand and lawlessness on the other. But in the hands of the leaders like Indira, the fine balance of the constitution came undone. Responding to the widespread popular discontent, Indira marshaled the powers of the constitution to lawfully suspend the rule of law. Her actions anticipated the crisis of democracy in India. Under Indira's regime, a suffocating pall descended over the nation, expressed into the claustrophobic slogan, India is Indra and Indra is India. Press freedom was extinguished, foreign correspondents sent home, but the tumult of the global war global was never far away. As Prakash shows, the wave of student-led uprising that provoked Indra's crackdown were part of the same upheaval that produced the 1968 student riots in France and the Prague Spring in Czechoslovakia. Similarly, that demonstrates how the most notorious aspect of the emergency and sterilization program enacted by Indra and enforced by the son Sanjay and his network of political operatives had roots in the Indian state population control efforts. The family planning program was part of the top-down modernization project pursued by the post-colonial Indian state and backtrolled by the Ford and Rockefeller foundations, funded the part of U.S. Largesse. The family planning clinics of the 1960s offered cash in exchange for sterilization, not exactly coercion, coercion है
but the very poor something close. The states of Kerala and Mysore went further, denying maternity leave to government employees with more than 3 children. The infamous sterilization camps of the 1970s were the vasectomies and tubectomies were carried out in accordance with the statewide quotas, were simply the latest episodes in this longer history. As Indira sought to extend the scope of the top-down modernization project inherited from her predecessors, popular unrest was stirring. Indira's main challenger is the run-up to the emergency was JP, a 72-year-old Gandhian socialist turned advocate of total revolution, the leader of the anti-corruption student movement in his home state of Bihar. JP sought to mount a grassroots challenge to the patronage-based rule of Indira's Congress party. Faced with serious challenge, Indira decided to beat JP in his own populist game. She appealed directly to the people. Attacking institutions that were seen as a bloated and corrupt in order to harness popular discontent, even if it meant splitting her own party. Drawn into confrontation with Indira, JP shifted his energies to obtaining political power. Total revolution was cast aside in favor of the more prois- prosaic prosaic aim of defeating Indira. Prakash sees these shifting dynamics of the populist political mobilization as symptoms of large problem and instrumentalization of the democratic values. The Congress system inherited by Indira and largely unaltered today. Unaltered. Unaltered today, relied on cobbling together a diverse coalition of class and caste-based constituencies, cultivated as voting blocks and held together only by the glue of power. Like the populist political dialogues that have risen to take its place, the system mobilized around the idea of equality, which doing little to advance and while doing while doing little to advance egalitarianism in practice. In response to this elite dominated political landscape, caste-based political movements emerged, stimulated by the report of the Mandal Commission in 1980, which recommended the establishment of the electoral quotas of backward castes, but with their focus on capturing vote share, climbing the power ladder rather than kicking out the leader altogether. Caste-based political Ladder parties have altogether. failed. Huh? Ladder. Ladder altogether. Caste-based political parties have failed. Prakash argues to nurture the deeper commitment of social equality. Today, the politics of Hindutva or Hindu nationalism seeks to obli- obliterate democratic values altogether, casting religious minorities as non-citizens. ये that's देखो, it, ये बस बस गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। बाकी सब बकवास कर रहा है। ये साले पहले से ही कम्युनिस्ट रहे हैं, सारी वैल्यूज ही वही घूम रही हैं दूसरे को। यार आप मैं वीवी दादा जो इनका कम्युनिस्ट का एजेंडा है सब बराबर हो। आप बताइए मेरे पास भी 50 लाख रुपए है, आपके पास भी 50 लाख रुपए हैं, जो है झाड़ू लगा रहा है उसके पास भी 50 लाख रुपए, वो झाड़ू क्यों लगाएगा? मैं दूसरे के पास काम क्यों करूंगा? सब अपनी ही कंपनी खोल के बैठेंगे, चलेगा वो? अरे उसे किताब बेचनी है यार, वो लेखक है, लेखक भी बढ़िया होता है मालूम है। नहीं मैं बता रहा हूँ जो कम्युनिस्ट कहते हैं हमारा ये आइडिया है सब बराबर हो। आप बताइए वो कैसी सोसाइटी होगी जिसमें कोई किसी के यहाँ काम करने नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि सब तो बराबर है, पैसे भी सबके पास बराबर है, सब कुछ बांट दो बराबर। कभी नहीं चल सकती वो सोसाइटी। काम उसका बाप करेगा, गर्दन पकड़ के करवाया जाएगा। चलो दादा पैसे मेरा भी नहीं सवाल है मिलेंगे। नहीं आप खत्म करिए आप।
जी सर। वही मैं कह रहा हूँ, ये feasible नहीं है। लेकिन क्या है, ये सिर्फ स्किन है उनकी, रूल उनको करना होता है, बस ये नारा दे देते हैं, काम खत्म हो गया। और वो दूसरे की सुनते नहीं है। जो बताते हैं ना कि सबको बराबरी होनी चाहिए, वो दूसरे की सुनने की कोशिश ही नहीं करते। कैंसल कल्चर अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर, बातें बड़ी बड़ी पेलते हैं। अच्छा, इमरजेंसी कैसे हटी थी? इमरजेंसी शायद उसको लगा होगा कि अच्छा, उसका भी आर्टिकल आप इलेक्शन दे लड़ी रहे ना, इलेक्शन लड़ी तो हार गई थी। नहीं नहीं, वो आईबी के मतलब आईबी के ऑफिसर्स ने उनको कहा था कि तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे अगर इलेक्शन में जाएंगे तो। इसलिए कंफ्यूज वो किया इलेक्शन था में आ उसको। गई, फिर हार गई। यहाँ पर सीआईए का रोल आता है। सीआईए ने फीडबैक दिया था that if the election are held early then Indira is going to win and that was the ploy of CIA। उस चक्कर में आईबी हुडविंक कर दिया और इंदिरा जी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए थे। पढ़ो इसको, दिख रहा है? हाउ कुलदीप नायर ब्रोक न्यूज अबाउट लिफ्टिंग इमरजेंसी एंड 1977 कॉल। How Kuldeep Nair broke news about lifting of emergency in 1977 polls. When SP told Kuldeep While an Nair, SP told Kuldeep Nair, SP means हाँ, Superintendent of Police। Superintendent of Police। while an SP told Kuldeep Nair that the police has been asked to find out which candidates could win from different Lok Sabha constituencies, Kamal Nath, when confronted, said, "Who told you?" In short, Kuldeep Nair met SP in a party. The SP said police had been asked to study candidates. Kuldeep Nair confirmed news with Kamal Nath. By Kumar Shakti Shekhar. It was the morning of January 18, 1977. Emergency was in place. Morarji Desai was under detention. After coming back from a walk, he read a news reported by senior journalist Kuldeep Nair in the Indian Express that election to the Lok Sabha might be held by the end of the March. Morarji Desai, who later went on to become the first non-Congress Prime Minister, was not convinced with the report. However, Kuldeep Nair's news break was bang on. Kuldeep Nair, who died today at the age of 95, was 53 when he broke the story about the emergency being lifted and Lok Sabha elections to be held in March. On January 17, 1977, Kuldeep Nair was at Indira International Center. He was attending a function. There he met a superintendent of police who he knew. Kuldeep Nair and SP struck a conversation. The former asked what was happening on the political front. The SP told Kuldeep Nair that something was certainly on the cards, as the police had been asked to find out which candidate could win from different Lok Sabha constituencies. This was enough for Kuldeep Nair, the veteran journalist, to get a lead. However, he thought of cross-checking this vital and sensitive piece of information, which had wide-ranging ramifications. Kuldeep Nair went to the residence of Kamal Nath, who was considered very close to the then Prime Minister Indira Gandhi's younger son Sanjay Gandhi. He asked Kamal Nath about the forthcoming Lok Sabha elections in a casual fashion, giving the impression that he knew about it. Kamal Nath were very close to Sanjay Gandhi. Kuldeep Nair inquired whether Kamal Nath would contest for the constituency of his choice and Sanjay Gandhi from Amethi itself. Kamal Nath contested the first Lok Sabha election from Chhindwara in Madhya Pradesh, 1980. Kamal Nath retorted, "Who told you?" he said. This was more than enough for Kuldeep Nair to get the information of the news lead. He went to the office and filed a report late at night. The story was published next morning with the headline, "Lok Sabha elections likely in March."
मार्च की स्पेलिंग गलत है, HK Dua, who was the newspaper's political correspondent, initially ruled out Kuldeep Nayar's report. However, by the evening he confirmed it. Like Kuldeep Nayar, HK Dua also went on to become the paper's editor later, and also a Rajya Sabha member. 2 days later, Indira Gandhi came on the radio in a broadcast to the nation. She announced that emergency has been lifted and the general election would be held. हो गया? मुनंदू साहब को आंसर मिल गया? मुनंदू कौन है यार? किसका स्पीकर खुला हुआ है? क्या है? हेलो, मुनंदू? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो दादा, मेरा एक सवाल था पीके से, जो मैं चलो आर्टिकल हो जाए तो मैं जरा पूछूं पीके से। तो पीके, आप कहते हो कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर था, ठीक है? आपको ठीक लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर था या किसी और का फेलियर था? किस चीज को ब्लेम कर दें? जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सिस्टम जो है इन इटसेल्फ वेरी वल्नरेबल। हमें कोई सिस्टम अपने अंदर ही डेवलप करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैं यहाँ मेन रूट पे आता हूँ उसकी। ये है मेन प्रॉब्लम कि सिस्टम हमको अपना बनाना चाहिए था, जैसा भी बनाते बाद में परफेक्शन होती रहती। डेमोक्रेसी आप देखो हमेशा भीड़ तंत्र होता है। जो वायलेंट जो भी कम्युनिटी होती है वो लीड करती है हमेशा, और जो एक साथ खड़े रहते हैं वो जो है उसमें वो रूलर्स होते हैं। सवाल मेरा लगता है पीके मेरा सवाल समझ नहीं आया, या शायद मैं ठीक से नहीं पूछा, मैं दोबारा पूछता हूँ। आप इमरजेंसी लगने का दोष एक पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, या जो जनता जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मैंडेट देके वहां पहुंचाया है, आप किसको देंगे? ये बड़ा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन है। दादा देखिए, एक होता है आदमी अनजाने में किसी को धक्का लग जाए, वो मर जाए, वो उस बंदे की गलती नहीं कहलाती। अब जनता जो है उस पर न्यूज पहुंचेगी ही नहीं, तो आप क्या कह दोगे उसको? तो फिर अच्छा, तो आप कह रहे हो आपने जनता को पास दे दिया कि जनता की गलती नहीं है, ठीक है? ये आप कह रहे हैं? पास नहीं दिया मैंने एक उसका रीजन, एक और रीजन बीच में जो नोट नहीं किया गया, बस वो हाईलाइट किया है। वोट नहीं देना चाहिए था, ऑफ कोर्स नहीं देना चाहिए था। तो फिर 80 में क्यों वोट दे दिया दोबारा? अब इसमें क्या बता सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं कह नहीं सकता। बस भारती साहब, मुझे लगता है जो अभी पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी पंजाब में, पंजाबियों ने, सरदारों ने कैसे वोट दे के जीता दिया, और बीजेपी को जबरदस्ती हेट कर करण रहे भाई हैं। अंदर आ जा यार, तेरे से बात करते हैं। करण तू अंदर आ जा, बाहर से बात मत करा कर। करण अंदर आ जा, फिर बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना इधर बिजी रहते हैं, तुम्हारी पढ़ नहीं पाते तुम क्या क्या लिख रहे हो। हाँ अगर बोलो। दादा, मैं तो आखिरी बार ये कहूंगा, मैंने हमेशा बोला है कि मेरे में क्या कमी है। बड़ा आसान है कि दूसरे की तरफ उंगली उठाना। जब तक मैं अपनी गलती, ये जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, दे आर नॉट पैराशूटेड। ये कोई एलियंस नहीं है। हम में से जो सबसे ज्यादा ढीठ, बेशरम और क्या बोलूं, उनमें से अच्छे भी होते हैं, सारे नहीं, ठीक है, वो आ जाते हैं। हमको किसी ने रेवड़ी बांटी, ये लार्गिस की बात थी। मोदी साहब क्या बोल रहे थे उस दिन आपके, कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं ये होती है लार्गिस। आपको किसी ने कुछ दे दिया, लो खुश होके दे रहे हैं, वोट हमें दे देना। यही चलता रहेगा तो भाई फिर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं, हमें खुद आप अंदर देखिए आप क्या हैं, और कितनी आपकी वो है याददाश्त। अगर कल क्या हुआ है हमें नहीं पता, तो भैया फिर आगे तो राम भरोसे है भैया, यही मैं कहूँगा।
दादा हम इसको मतलब जो है हम समझते हैं बस पॉलिटिकल पार्टी है और जनता है, ठीक है। बीच का पूरा जो है सिस्टम हम जानते नहीं है। आज भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती नहीं है। बहुत सारी योजनाएं होती है, नहीं होती है इंफॉर्मेशन उनकी लोगों को। कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि उसकी तरफ कोई ध्यान देना ही नहीं चाह रहा। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मीडिया लगा हुआ पैसे बनाने में, उसको न्यूज दिखाने से मतलब ही नहीं है कि सही न्यूज जाए लोगों के पास। किस किस चीज को ब्लेम करेंगे? आपने पॉलिटिशियंस का तो बता ही दिया, जो ढीठ होता है वो ऊपर जाता है। Please read 38 amendment of the Constitution. Please don't waste time. Please. दादा पढ़ेंगे ये। हाँ जी 38th Amendment of the Constitution of India. The 38th Amendment of the Constitution of India, officially known as the Constitution within brackets 38th Amendment Act 1975, made the declaration of the emergency final and conclusive. In particular, it codified and enlarged the state's power to remove fundamental rights from its citizens during states of emergency. Introduced on 2nd July 1975, the bill received presidential assent in 10 days. The amendment barred judicial review of proclamations of emergency, whether made to meet external, internal, or financial threats, like Article 360 or the latter. It also barred judicial review of overlapping emergency proclamations or ordinances promulgated by the President or by governors, and of laws enacted during emergencies that contravened fundamental rights. Now Ramifications. see, how many states ratified it? Andhra, Assam, Bihar, Haryana, Himachal, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, 17. Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttar Pradesh, and West Bengal. Did not 17 ratify states. is Only Jammu 5. Kashmir, Gujarat, Manipur, Nagaland, and Tamil Nadu. It was introduced on what date? 23rd July. Passed in Lok Sabha. 24th July. This assented on 1st August. Emergency was proclaimed on 25th June. That means within 1 month, emergency was ratified by the parliament. Now, बनंदू साहब कहाँ हैं? हैं कहीं पे? या सो गए? अगर सो गए तो निकाल देता हूँ. है कोई क्या इधर? सो गए लगता दादा। निकल गया वो? नहीं है. निकल गया। He's not there. दादा वो 1 महीना नहीं है, 8 दिन के अंदर पास वास करके और वो जो है इमरजेंसी लगा दी गई थी। 23 से 8 31 दिन होते हैं, 31 तक हो गया, 1 तारीख को तो लग चुकी थी। 8 दिन के अंदर सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर दी। नहीं, मुझे इमरजेंसी लगता 24 है जून को लगी थी ना. अच्छा, जून में लगी थी? 24 नहीं, जून को अगस्त। लगी थी और 24 जुलाई 1975 को राज्यसभा ने पास कर दिया 1 महीने के अंदर. देखो ना, 1 महीना पूरा हो गया. जून का महीना हाँ 30 हाँ का होता है, ध्यान रखना. ठीक है 30 दिन। 1 महीने के अंदर पास कर दिया था. इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में केस आए. मुझे लगता है कांग्रेस के जो रहनुमा थे, स्पेशली जो गांधी परिवार, ये लोग इसी तरह बुरी मौत मरे हैं, सब इसी कुकर्मों की वजह से, क्योंकि इनको फिक्र ही नहीं थी आम लोगों की। आज यूपी में देखा दादा? देख लिया भाई, देख लिया. कैसे अभी इसके बारे में बात नहीं करते. अब इसमें आते हैं जो हमारे दिल को चोट पहुंचाता है, इसके बारे में देखें. जी. आया 42nd Amendment of the Constitution of India. The 42nd Amendment, officially known as the Constitution 42nd Amendment Act 1976, was enacted during the emergency, that is between the period 25th of June 1975 to 21st of March 1977, by the Indian National Congress government headed by Indira Gandhi. Most provisions of the amendment came into effect on 3rd of January 1977. Others were enforced from 1st of February, and Section 27 came into force on 1st of April 1977.
The 42nd Amendment is regarded as the most controversial constitutional amendment in history. It attempted to reduce the power of the Supreme Court and High Courts to pronounce upon the constitutional validity of laws. It laid down the fundamental duties of Indian citizens to the nation. This amendment brought about the most widespread spread changes to the Constitution in its history. Owing to its size, it is nicknamed the Mini Constitution. Many parts of the Constitution, including the preamble and Constitution amending clause itself, were changed by the 42nd Amendment, and some new articles and sections were inserted. The amendment's 59 clauses stripped the Supreme Court of many of its powers and moved the political system towards parliamentary sovereignty. It curtailed democratic rights in the country and gave sweeping powers to the Prime Minister's office. The amendment gave Parliament unrestrained power to amend any parts of the Constitution without judicial review. It transferred more power from the state governments to the central government, eroding India's federal structure. The 42nd Amendment also amended preamble and changed the description of India from sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic, and also changed the words unity of the nation to unity and integrity of the nation. The emergency era had been widely unpopular, and the 42nd Amendment was the most controversial issue. The clampdown on civil liberties and widespread abuse of human rights by police angered the public. The Janata Party, which had promised to restore the constitution to the condition it was in before the emergency, won the 1977 general elections. The Janata government then brought about the 43rd and 44th amendments in 1977 and 1978 respectively to restore the pre-1976 position to some extent. However, the Janata Party was not able to fully achieve its objectives. On 31st of July 1980, in its judgment on Minerva Mills versus the Union of India, the Supreme Court declared two provisions of the 42nd Amendment as unconstitutional, which prevent any constitutional amendment from being called in question in any court on any ground, and accord precedence to the directive principles of state policy over the fundamental rights of individuals respectively. कमेंट प्लीज जय भारती साहब. एक मिनट दादा, मैं ये क्या है मिनर्वा मिल्स एंड यूनियन मिनर्वा मिल्स? ये सर इसलिए बचा लिया हमारे देश को, नहीं तो बच जाती हमारी और. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. ये पैराग्राफ फिर से पढ़ता हूँ सर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन 31st of July 1980, in its judgment on Minerva Mills versus the Union of India, the Supreme Court declared two provisions of the 42nd Amendment as unconstitutional, which prevent any constitutional amendment from being called into question in any court on any ground. पहले ये था ना, you cannot go to the court on any ground. ये बचा दिया. And according to precedents to the directive principles of state policy over the fundamental rights of individuals respectively. पहले तो कोर्ट ही नहीं जा सकता था ना कोई. और ये चरण सिंह ने किया था. ये जो दो चीजें हुई थी ना 43 44, ये चरण सिंह साहब ने किया. दोनों to restore the pre-1976 position to some extent. शांति भूषण और चरण सिंह ने किया था. ये शांति भूषण लॉ मिनिस्टर था ना उस समय. हाँ सर, ये some extent क्यों सर? Why to some extent? Why not to the entire extent? We restore it to status quo ante जैसा था पहले. In their wisdom, they must have thought something else. अपना बचने का भी रास्ता रखा होगा.
नहीं, they were not having enough majority in Rajya Sabha ना. I've forgotten that totally, sir. I'm very sorry. वो उसके लिए they were having majority in Lok Sabha, but Rajya Sabha में नहीं था. जिसको पटा पाए, लेकिन जो इंदिरा गांधी के उसमें जितना थे, हो सका, बिल्कुल उन लोगों ने वोट नहीं दिया ना. हाँ जी, जितना पटा पाए करवा लिए. हाँ, ये नहीं होता तो एकदम खत्म हो जाता. Nothing would have remained. इसमें तो हिस्ट्री दिया हुआ है. थोड़ा सा पढ़ लो इसको, किस लिए बनाया था इसमें. Proposal and enactment. Then Prime Minister Indira Gandhi set up a committee in 1976 under the chairmanship of the Minister of External Affairs Varan Singh to study the question of amendment of the Constitution in the light of experience. That time it was very much publicized that स्वरण सिंह ने सब गड़बड़ किया, बेचारे को बगल का language, sir, ये language note कीजिए, sir. To study the question of amendment of the Constitution in the light of experience. Whose experience? The experience of the public or the experience of the politicians? Or left to the wisdom of the politicians to suit their own evil designs? Sir, थोड़ा सा फोटो हटा दीजिए, सर. नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ो ना. अच्छा, Sardar Varan Singh was an Indian politician. He was India's longest serving Union Cabinet Minister. He was father-in-law of GBS Sidhu, former IPS officer of the 1964 batch and a research and analysis wing officer who played an important role in Sikkim's merger of India and has written books named The Khalistan. इसलिए रखा था. हाँ. So the bill was introduced by H.R. Gokhale, Minister of Law and Justice and Company Affairs. It sought to amend the preamble and articles 31 C करके पूरा लंबा list दिया हुआ. Various articles in the 7th schedule is also sought to substitute articles 103, 150 and पढ़ना इसको. हाँ, 31 को भी अमेंड करने के चक्कर में था वो. 31C, 39, 55, 74, 77 क्या नहीं कर रहा था वो. It should answer yesterday's question. सर ये आज भी होता है, आज भी ये ऐसी कमेटी बना के रखते हैं. जैसे वो आपने देखा था ना, जब मौनी बाबा की हमारे सरकार थी, तब भी एक एडवाइजिंग कमेटी थी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी उस टाइम पे. तो कौन से मौनी बाबा प्रदीप? ये हमारे पगड़ी वाले नहीं, इनसे पहले एक और भी थे जिसको चंद्रशेखर कहते थे. आपको याद नहीं होगा. नरसिम्हा. आपको पुरानी आदत है इनकी. लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. मजूमदार दादा जी सर, ये क्या बोल रहे हैं? In a speech in the Lok Sabha on so and so, Gandhi claimed that amendment is responsive to the aspiration of the people and reflects the realities of the present time and the future. People means who? Bansilal और संजय गांधी और इंदिरा गांधी. That is what I was saying earlier. By whom do we mean the people? The politicians or the mass at large, the people of India at large? Bill was debated by the Lok Sabha from 25th to 30th of October and on 1st and 2nd November. Who were there to debate the bill? Because we fools have sent them to the parliament. गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला एंड तमिलनाडु. दैट टाइम आई थिंक केरला में कुछ गड़बड़ हुआ था. केरला में शायद यही इनको सबको कम्युनिस्टों को मारा हुआ था ना, वहां पे नहीं हो पाया. वो अच्युत मेनन का क्या नाम था उसका, अच्युतन को, और वो जो अभी पिनराई विजयन, इनको सबको पीटा था वहां पे बुरी तरीके से. उन लोगों ने नहीं किया था बराबर. The objective was this. The amendment removed election disputes from the purview of the courts. देखिए, the amendments of opponents described it as a convenient camouflage. Second, the amendment transferred more power from the state governments to the central government, eroding India's federal structure. The third purpose of the amendment was to give Parliament unrestrained power to amend any parts of the Constitution without judicial review. मतलब कुछ भी चेंज होगा कोर्ट नहीं जा सकता.
The fourth purpose was to make any law passed in pursuance of a directive principle immune from scrutiny by the Supreme Court. Supporters of the measure said this would make it difficult for the court to upset the parliament's policy in regard to many matters. A बहुत important objective. Almost all parts of the Constitution, including the preamble and amending clause, were changed by the 42nd Amendment, and some new articles and sections were inserted. Some of these changes are described below. The Parliament was given unrestrained power to amend any parts of the Constitution without judicial review. This essentially invalidated the Supreme Court's ruling, invalidated, मतलब खत्म कर दिया. The Supreme Court's ruling in Keshavananda Bharati versus State of Kerala in 1973 case. The amendment to Article 368 prevented any constitutional amendment from being called in question in any court on any ground. It also declared that there would be no limitation whatsoever on the constituent power of Parliament to amend the Constitution. The 42nd Amendment also restricted the power of courts to issue stay orders or injunctions. The 42nd Amendment revoked the court's power to determine what constituted an office of profit. Here, very important. A new Article 228A was inserted in the Constitution, which would give High Courts the authority to determine all questions as to the constitutional validity of any state law. The amendment's 59 clauses stripped the Supreme Court of many of its powers and moved the political system towards parliamentary sovereignty. The 43rd and 44th Amendments reversed these changes. Article 74 was amended, and it was explicitly stipulated that the President shall, in accordance with the advice of the Council of Ministers, Governors of States were not included in this article. The interval at which a proclamation of emergency under Article 356 required approval from Parliament was extended from 6 months to 1 year. Article 357 was amended so as to ensure that laws made for a state while it was under Article 356 emergency amendment to the preamble. The 42nd Amendment changed the description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic, and also changed the words unity of the nation to unity and integrity of the nation. B.R. Ambedkar, the principal architect of the Constitution, was opposed to declaring India's social and economic structure in the Constitution. During the Constituent Assembly debates on framing the Constitution in 1946, K.T. Shah proposed an amendment seeking to declare India as a secular federal socialist nation. In his opposition to the amendment, Ambedkar stated, "My objections, stated briefly, are two. In the first place, the Constitution is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the state. It is not a mechanism whereby particular members or particular parties are installed in office. What should be the policy of the state, how the society should be organized in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It cannot be laid down in the Constitution itself because that is destroying democracy altogether. If you state in the Constitution that the social organization of the state shall take a particular form, you are, in my judgment, taking away the liberty of the people to decide what should be the social organization in which they wish to live in. It is particularly perfectly possible today for the majority of the people to hold that the socialist organization of society is better than the capitalist organization of society. But it would be perfectly impossible for thinking people to devise some other form of social organization which might be better than the socialist organization of today or of tomorrow. I do not see, therefore, why the Constitution
should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves. This is one reason why the amendment should be opposed. Ambedkar's second objection was the amendment was purely superfluous and unnecessary, as socialist principles are already embodied in our constitution through fundamental rights and the directive principles of state policy. Referring to the directive principles, he asked Shah if these directive principles to which I have drawn attention are not socialistic in their direction and in their content. I fail to understand what more socialism can be. Shah's amendment failed to pass, and the preamble remained unchanged until the 42nd Amendment. Aftermath. During the emergency, Indira Gandhi implemented a 20-point program of economic reforms that resulted in greater economic growth, aided by the absence of strike and trade union conflicts. Encouraged by the In its election manifesto for the 1977 elections, the Janata Party promised to restore the constitution to the condition it was in before the emergency and to put rigorous restrictions on the executive's emergency and analogous powers. The election ended the control of the Congress R from 1969 over the executive in the legislature for the first time since independence. After winning the elections, the Morarji Desai government attempted to repeal the 42nd Amendment. However, Gandhi's Congress party held 163 seats in the 120-seat Rajya Sabha and vetoed the government's repeal bill. यही आप बोल रहे थे मिल गया The आंसर? जनता बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच. बाकी पढ़ूं सर? हाँ. The Janata government then brought about the 43rd and 44th Amendments in 1977 and 1979 respectively to restore the pre-1976 position to some extent. Among other changes, the amendments revoked the 42nd Amendment's provision that directive principles take precedence over fundamental rights, and also curbed Parliament's power to legislate against anti-national activities. However, the Janata Party was not able to fully achieve its objective of restoring the constitution to the condition it was in before the emergency. Correct. It was correct. Then it was challenged, huh? जी जी मिनर्वा मिल पढ़ो में, सर. मिनर्वा मिल का पूरा हुआ है. हाँ वो पूरा दिया हुआ है. तो चंद्रचूड़ भी है, उसका पिताजी का ये बता रहे हैं. चंद्रचूड़ का पिताजी. He was Chief Justice, ना? हाँ जी. On Section 4, Justice Chandrachud wrote, since the Constitution has conferred a limited amending power on the Parliament cannot, under the exercise of that limited power, enlarge that very power into an absolute power. Indeed, a limited amending power is one of the basic features of our Constitution, and therefore the limitations on that power cannot be destroyed. In other words, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic and essential features. The donee of a limited power cannot, by the exercise of that power, convert the limited power into an unlimited one. The ruling was widely welcomed in India, and Indira Gandhi did not challenge the verdict. और पढ़ो सर. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 3 जजमेंट हो गए ना, गोलकनाथ, जी, जी, केशवानंद जी, जी. भारती एंड मिनर्वा मिल. बिल्कुल. ये मौका मिले तो सब दर्शकों से निवेदन है कि इसको पढ़ लें. और ये लॉ के फर्स्ट ईयर में ये सब रहता है इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी करते हैं बंद, रेफरेंसेस करते हैं बंद. जी सर. इधर से इसको करो बंद. अब यहाँ पे आके देखते हैं ये क्या बोल रहा है. गो एड, कुछ बोलो भाई.
पहला तो दादा जजमेंट पढ़ने का आप तरीका समझाओ, क्योंकि वो जजमेंट 500 पन्नों की देते हैं, आप नॉवल लास्ट से पार्ट बड़ी पढ़ो होती ना, है। लास्ट पेज कम से कम बढ़िया से पढ़ो यार। ऑपरेटिव हाँ, ये पोर्शन जिसको बोलते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, ऑपरेटिव छोटा सा पोर्शन। मेथड बता दूंगा। सिंह साहब थोड़ा सा हेल्प करें सर। दादा मुझे लग रहा है सीट से उठ गए हैं। हाँ उठ गए। मेरा तरीका यही है कि आप देखोगे, पढ़ते पढ़ते देखोगे, एक जगह पे वो आकर अपना जजमेंट बता देते हैं कि दिस कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन, या दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट करके वो बोलते हैं। पहले तो बहस रहता है, रेफरेंसेस रहते हैं। सर सिंह साहब पहले बात करेंगे, पहले ये इसे अच्छा खत्म करते हैं। वो जजमेंट पढ़ने का तरीका बता दूंगा मैं, अभी छोटा जजमेंट निकाल के बता देता हूँ। पहले हाँ। देखो, How did Lal Bahadur Shastri's sudden demise pave the way for Indira Gandhi's political career? This is an article of the 19th of January 2022. Writer is Tashafi Nazir. It was January 1966 when Indira Gandhi was elected leader of the Congress party after Lal Bahadur Shastri's death. She became the Prime Minister of India in a compromise between the party's right and left wings, and after a bitter contest with Morarji Desai. On January 11, 1966, a massive crowd of Indian politicians, government officials, military officers, heads of states of other countries, and the public had thronged New Delhi's Palam Airport. They were waiting for a small Soviet aircraft that was bringing in the dead body of the country's second Prime Minister Lal Bahadur Shastri. Just a few hours ago, India had woken up to the PM's sudden death in Tashkent, Uzbekistan. A sense of uncertainty over India's political future gripped the environment. Many people had come to the airport to mourn Shastri's death and some to get their leader's last glimpse. But one person was there for a more explicit purpose. Clad in white khadi, an astrologer consulted by top level Congress politicians was there to predict the next Prime Minister. Debate over next PM. As former journalist Arta Mishra writes, no one had anticipated Shastri's death at that time, and hence there was no discussion over the issue of his succession. A few hours after his death, the president had sworn in Gulzarilal Nanda, the then Home Minister, as the acting Prime Minister in the middle of the night. But he was considered a lightweight, unlikely to turn his position permanent. Within a day, he threw his hat in the ring to be regarded as the next Prime Minister like others. Within a couple of days of Shastri's death, the list of politicians circling the throne had grown considerably, including the Defence Minister Y.B. Chauhan, Maharashtrian politician S.K. Patil, and the future President of India Sanjeeva Reddy. But the strongest candidate was Morarji Desai. Desai had already had bitter experience in his ambition to be India's Prime Minister. In the early 60s, Desai was a power center within the Congress party. He emerged as the party's opposing pole to Nehru as a right-leaning, pro-business conservative leader. As the finance minister in Nehru's government, Desai had become influential as to be considered by many as his natural successor, to the extent that he got the treatment reserved for visiting heads of state in some of his foreign visits. Had Nehru not eased him out of the cabinet in 1963, he would have most likely become the next PM automatically. बस इसके लिए मैंने इस आर्टिकल को खोला था। 1963 में मुरारजी को नेहरू जी ने अपने कैबिनेट से निकाल दिया था। उनको मालूम था कि अगर मैं कहीं मर गया तो ये बंदा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और मेरी लड़की नहीं बन पाएगी। समझे सर? तो तभी तो दादा आंधी पिक्चर को क्यों इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया था? हम्म, 3 घंटा हो गया, डिस्कशन मत करो, नहीं तो फिर मैं जजमेंट पढ़ना सिखाता हूँ कैसे होता है। तो दादा मंडल कमीशन 1980
और 9 साल बाद वो वीपी सिंह ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मंडल कमीशन बनाया किसने था? इंदिरा जी ने बनाया था ना। हाँ नहीं, वो था ना कि 1980 में मंडल कमीशन का, तो मैं थोड़ा वो पढ़, तो वो मेरा तो दिमाग में रुक गया था कि मेरे टाइम पे हुआ ना ये 89 में। उसकी रिपोर्ट को लेकर के इंदिरा जी बैठ गई थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करी थी। उनको एडवाइस दिया गया था कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया तो जो वीपी सिंह के टाइम में हुआ था वही होगा, तो उसने रोक लिया था उसको। एंड वीपी सिंह साहब को मालूम था, वीपी सिंह साहब ने देवीलाल को डाउन करने के लिए खोल दिया उसको। तो दादा मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे बिफोर वी जंप इनटू द, ये जो अमेंडमेंट्स हुई है, ठीक है, जो बाकी रह गई, जो जनता पार्टी ने बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नंबर्स इन राज्यसभा वो कर नहीं पाए पूरा, अगर करंट डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट जो है या 24 में अगर इनको दोनों हाउस में मेजॉरिटी है, आपको लगता है ये करेंगे या करना चाहिए? पक्का करेंगे। that is in the agenda of BJP since 1980. They could not complete it. ठीक है, राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही ना इनको, इसीलिए गड़बड़ हाँ। हो रहा है। राज्यसभा में नहीं अलावा बाकी जो है 2/3 स्टेट में भी होना चाहिए ना सर। 2/3 स्टेट्स में, ओके। यानी 28 में से कम 18। हाँ 18 में होनी चाहिए। और एक चीज और मिनर्वा मिल का ये जजमेंट है। हाँ, ये तीनों जो जजमेंट आपने बताई ना, इसका मोटा मोटा स्टोरी बता दीजिए आप। नहीं मिनर्वा मिल का जजमेंट तरीका तो देख लो ना, तरीका तो आप समझ लो कैसे नहीं, ये तो नहीं, अभी ये एक तो दफे देख लो ना, फिर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आप देख लो ना, सिंह साहब दिखा रहे हैं, देखिए तरीका दिखाओ। मिनर्वा मिल का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और इसका साइटेशन है 1980 का जो ऑल इंडिया रिपोर्टर है उसमें 1789 पेज पे ये है। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर के ये जनरल हैं, ये जजमेंट के जनरल होते हैं, ये 1981 SCR वॉल्यूम 1 206 में। और एक SCC भी होता है सर, ये भी बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट केसेस भी एक है, ऐसे ही मतलब आपको देखना पड़ेगा किस किताब आगे SCC भी होता है। अभी मैं इसको बता रहा हूँ, आगे अगर कुछ बताऊंगा तो बहुत कुछ होता है। एनीवे, ये इसको लिखा है चंद्रचूड़ साहब ने, ठीक है। ये जो भी हमारे CJI है उनके पिताजी ने लिखा है, चंद्रचूड़ साहब हैं इसमें, ये चीफ जस्टिस है। CJ लिखा है। ऑपरेटिव पोर्शन समझा दीजिए ना सर, ये कैसे ये लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिव पोर्शन होंगे, क्योंकि तो उसमें बात जी सर। एक मिनट वो कर देता हूँ पहले। यहाँ पर ये कितने जजेस की मतलब बेंच है मैं ये बताता हूँ। हाँ। PN भगवती साहब 2 जज हो गए, AC गुप्ता 3, ऊटी वाला 4, NL ऊटी वाला 4, कैलासम 5। ये 5 जजेस की बेंच है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसको, ठीक है। तो ऑड नंबर होना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। क्यों 3, 5, 7, 9 ऐसा होता है। अब ये मिनर्वा मिल पटिशनर है और रेस्पोंडेंट है इसमें यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट की डेट है 31 जुलाई 1980। अब ये वही कोरम पूरा लिख रहा है। इसके बाद में रिपोर्ट कहाँ पर हुआ है। अब देखो ये रिपोर्ट हो गया, और उसके बाद में इस जजमेंट में कहाँ से रेफरेंस लिए गए वो इधर लिखा है पूरा। इस जजमेंट के अंदर ये जो जजेज है ना 1981 ये सब ये जो है ना इसको इसमें निकाले हैं सर, इसमें आप निकाले हैं सर इसको जजमेंट को। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये जजमेंट जो है यहाँ पर रिफर किया गया है, इन केसेस में रिफर किया गया है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि कोई छोटा सा सैंपल जजमेंट कोई भी एक तो निकाल कर इनको दिखा दीजिए कि ऑपरेटिव पोर्शन मतलब समझ में आ जाए इनको। मैंने इसको निकाला क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो इसका सिर्फ हेड नोट और एक्ट पढ़ देते हैं ना, बस बहुत है। हाँ जी चले जाएंगे, ठीक है। हेड नोट में लिखा है ना सब कुछ, अभी इनको हेड नोट पढ़ना सिखा देते हैं ना। अब जैसे ये जरूरी है सर, हेड नोट जरूरी है। वो जो डाइजेस्ट आता है ना सुप्रीम कोर्ट केसेस डाइजेस्ट, इसमें तो हेड नोट और थोड़ा सा रहता है, उसी से तो हम लोग पहले निकालते थे। अभी तो कंप्यूटर में अवेलेबल है, उस समय हम लोग उससे निकालते थे। तो इसमें प्रदीप, इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया था
और क्या लिखा ये, आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर वाइड। ये तो हो गया एक सवाल, वेदर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन हैव प्राइमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उनको डिसाइड करना था। कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, 19, 31, 38 एंड 368। अब ये हेड नोट इज द जिस्ट ऑफ द टोटल जजमेंट। वो जब भी जजमेंट रिपोर्ट होता है तो जो भी वो जनरल का जो एडिटर होता है वो हेड नोट में डाल देता है कि हाँ इस पैरा में ये लिखा गया, इस पैरा में ये लिखा गया, इस पैरा में ये लिखा गया, तो इसको बोलता है हेड नोट। अब यहाँ पर ये बोल रहा है मिनर्वा मिल इज ए लिमिटेड कंपनी डीलिंग इन टेक्सटाइल ऑन 20 अगस्त 20, 1970 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी। ये उनका पूरा ये हिस्ट्री लिख रहे हैं। हाँ दादा विजुअल्स दिखाओ इसके। क्या विजुअल्स? विजुअल मतलब इसको वो स्क्रीन पे दिखा दो तो देखने में समझ में आएगा ना बढ़िया से। वो अच्छा मैं मतलब तुम्हारे को दिखा दूं सामने, इसलिए बोल रहा हाँ हाँ हाँ, वो ताकि हमको बोल रहा था अभी ना, साथ के साथ उसको बोलता है विजुअलाइज भी फैक्ट्स ऑफ द करते केस। जाएंगे। मतलब हर एक जजमेंट के पहले फैक्ट्स ऑफ द केस रहता है। हाँ ये देखो। ऐसे आसानी से समझ में आएगा। ये देखो सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा, ये हो गया मिनर्वा मिल, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ जजमेंट दिस, ये जजेस के नाम हो गए। ये साइटेशन है 1980 जो ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा इसमें ये भी है 1980 एससीसी भी है, इन्हें बाद में जोड़ा लगता है। सुप्रीम कोर्ट केसेस 3 वॉल्यूम में 625 पेज पे, 625 पेज नंबर। हाँ इसके बाद ये एक्ट है जो मैंने अभी बताया ना कि क्या क्या चैलेंज किया था। अब ये हेड नोट है, ये पूरी कहानी लिख रहा है इसके ऊपर शॉर्ट में एकदम। हाँ समरी मतलब एक तरीके से। हाँ हेल्ड, देखिए हेल्ड opining that see what it says, opining that section 4 and 55 of the constitution 42nd amendment act are void and beyond the amending power of the parliament. The court by majority पर चंद्रचूड़ on behalf of himself, A Gupta, NL Utiwala and PS कैलासम। 1 2 3 तो एक कोई डिसेंट कर रहा था क्या? हो सकता है। कौन डिसेंट कर रहा था इसमें? नाम पढ़ लेते हैं फिर से। भगवती, पीएन भगवती, पीएन भगवती। भगवती साहब को चंद्रचूड़ साहब से हमेशा बचती रहती थी ना, इसलिए वहाँ भी लड़ाई कर रहे थे। ये जो हेल्ड लिखा हुआ है सर, ये समझा दीजिए मुझे। एक बार भगवती साहब एयरपोर्ट पे आए, बॉम्बे एयरपोर्ट पे आकर के किनारे में खंबे के पीछे खड़े थे, तो मैंने पहचान लिया उनको। मैं गया, मैंने कहा सर कहाँ खड़े हो आपको, चलो बाहर छोड़ देता हूँ। बोलते हाउ डू यू नो मी? मैंने कहा सर आपका कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैंने फोटो देखा था। तो बोलते हैं मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कैसे क्लियर करते हो, इसके लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। रिटायर हो चुके थे थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे दादा तो तुम पढ़ो, मेरे खांसी आ रही। नहीं ये हेल्ड वाला जो पोर्शन है ना, उसमें ये जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो दिया हुआ है, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है पढ़ो। The newly introduced clause 5 of Article 368 transgresses the limitations on the amending power of the Parliament and is hence unconstitutional. It demonstrates the very pillars on which the preamble rests by empowering the Parliament to exercise its constituent power without any limitation whatever. No constituent power can conceivably go higher than the sky-high power conferred by Clause 5. For it even empowers the Parliament to repeal the provisions of the Constitution, that is to say, to abrogate the democracy. देखिए ये क्या वर्ड यूज कर रहा है, to abrogate the democracy and substitute it for a totally antithetical form of government.
that can most effectively be achieved without calling a democracy by any other name, by total denial of social, economic, and political justice to the people, by emasculating liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, and by abjuring commitment to the magnificent ideal of a society of equals. The power to destroy is not a power to amend. देखिए, the power to destroy is not a power to amend. Since the Constitution has conferred a limited amending power of the Parliament cannot, under the exercise of that limited power, enlarge or extend that very power into an absolute power. Indeed, a limited amending power is one of the basic features of the Indian Constitution, and therefore the limitations on that power cannot be destroyed. In other words, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or destroy its basic and essential features. ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कॉलेज में भी. You cannot destroy the basic and essential features of the Constitution. The donee of a limited power cannot, by exercise of that power, convert the limited power into an unlimited one. अब ये दूसरा एक रेफरेंस दे रहा है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजीव गांधी. उसके ही केस का रेफरेंस दे दिया भाई. कहाँ से चैलेंज करती फिर वो? हाँ, जो उसके फेवर में था, इंदिरा गांधी के फेवर में था ना ये सुप्रीम कोर्ट वाला. हाँ, हाँ. शी कैन नॉट चैलेंज दैट. इसीलिए चैलेंज नहीं किया ना, चैलेंज कर देती वो. अब प्रदीप समझ रहे हो? मतलब ये जो 240 में लिखा है, ये पैरा है, ये जजमेंट का पैरा होगा 240 से जी तक में. देखिए लिखा है ना यहाँ पे. तो ये 240 पैरा में ई से जी के बीच में ये पूरा का जिस्ट मार दिया उसने, एडिटर ने, जो जनरल का एडिटर है. और इसमें रेफर किया है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण को. फॉलोड लिख रहा है ना, फॉलोड बोल के लिख रहा है. फॉलोड मतलब ये जो पूरा कहा है उसका बेसिस ये है, ये जजमेंट का बेसिस. हाँ. इस का ऊपर वाले का, ये जो 360 की बात कर रहा है, इतने का सिर्फ, इतना का यहाँ नहीं, सिर्फ इसका बेसिस. अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो. The newly introduced class 4 368 is equally inconstitutional and void because class 4 and 5 are interlinked, while class 5 purport to remove all limitation on the amending power. Class 4 deprive the court of their power to call in question any amendment of the constitution. ये पैरा 41 EF में. फिर ये बहुत अच्छा चीज लिखा गया है. The Indian Constitution is founded on a nice balance of power among the three wings of the state, namely the executive, the legislature, and the judiciary. It is the function of the judges, may their duty to pronounce upon the validity of laws. If courts are totally deprived of that power, the fundamental rights conferred upon the people will become a mere adornment, मतलब गहना का तरह हो जाएगा. Because पढ़ लेना. without... मैं एक मिनट मजूमदार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसे बानगी है, इनको समझा दिया सर. थैंक्स टू यू सर. इनको बानगी है, इनको दे दिया. मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी कॉन्शियस सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव ऑल दीज 3 जजमेंट हैंडी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं. गोलकनाथ, केशवानंद भारती और ये वाला जजमेंट पूरा. जो भी कहीं पर भी कोई बकवास करता है उसको सीधा कर दो फिर. और सर जैसे पता है पूरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं, ऊपर देखिए बढ़िया से लिखा हुआ है. हाँ. अच्छा, ये जजमेंट जब रिपोर्ट तीसरा वाला कौन सा बताया आपने? तीसरा वाला कौन सा बताया? नहीं एक है गोलकनाथ. हाँ, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, और तीसरा ये मिनर्वा मिल्स. अभी जो पढ़े हम लोग, मिनर्वा मिल्स. ठीक है. ये लॉ के बैकबोन है, लॉ में पढ़ाया जाता है. इसी को लिखना पड़ता है. ये तीन जजमेंट नहीं पढ़ने से तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेल होना ही होना है. एक और पढ़ते हैं ना हम लोग, कौन सा वो गणेशन वाला, क्या है वो जो गणेशन है,
अभी तो और सब नया 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 कोर्स में तो और सब नया नया ला रहा है, लेकिन ये तीनों का रेफरेंस सब में है. While discussing on the constitution, these references are drawn in the other way. Questions are asked to the, and Keshavnanda Bharti is always there. वो आता ही है. और एक मेनका गांधी. हाँ, मानिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. करेक्ट. आप ये वाला केस कह रहे हैं ना, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला. हाँ. ये विकिपीडिया वाला कॉन्स्टिट्यूशन आप खोलोगे ना, उसमें ये जजमेंट्स का रेफरेंस सब दिया हुआ है उसमें. और दूसरा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. जी. अब डिस्कशन करो भाई, नहीं तो बंद करते हैं, फिर बहुत हो गया. अब कितना बताएंगे तुम्हारे को? बोलो भाई. नहीं, लोग पूछेंगे सर, यही लोग तो पूछेंगे. वही तो बोल रहा हूँ, उन्हीं को बोलने का. नहीं, मैं भी वो थोड़ा सा नोट्स बना रहा हूँ ना. अरे बाकी थोड़े ना नोट बना रहे हैं. बाद में बना लेना यार, स्क्रीन देख लेना, बना लेना. हाँ, बस हो गया. हाँ, अब पूछता हूँ. ये तो हो गया, ठीक है. 3 केसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए. और जो है मेनका गांधी ले लो. इमरजेंसी वाला आपने बता दिया टेक्निकल ग्राउंड. मानिका गांधी भी लिख लीजिए. गांधी ले लो. मानिका गांधी, वो भी लिख लीजिए. अच्छा, कौन सा उसका एक गांधी? लिस्ट बनाकर हम लोग देंगे बाद में. कौन जब सा आप लोगों गांधी? को वो मैं इंटरेस्ट ढूंढ है तो लूंगा हम लोग दादा. बनाकर देंगे. आप नाम बता दो. मेनका गांधी क्या है? हाँ, आप लिखिए ना मेनका गांधी, बस उसमें आ जाएगा. मेनका अरे गांधी दादा. केस. हाँ जी सर. अरे बीपी दादा, अफगढ़ सिंह पता कहाँ पर है? बोलिए सर. एक्स मुस्लिम समीम के चैनल पर पैनल में है. उसका काम नहीं है कुछ. तो हमारे स्क्रीनशॉट ले आइए ना फिर. लाल किले वाले भी इधर उधर घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है. खोलो एक यूट्यूब और खोलो, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, स्क्रीन दिखा देता हूँ. लो. छोड़िए, जरूरत क्या है अपने को. नहीं, अब तेजवीर ने बोला है कि हाथ कंगन को आरसी क्या. ये लो, मैं शेयर कर देता हूँ. ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अभी आई नहीं है. कहाँ शेयर कर रहे हो? देखो दादा, मैंने तो शेयर कर दिया. अब अगर कैमरा कहाँ ऊपर आ रहा है? एक मिनट. हाँ, कर दो. बराबर. समीम का चैनल है ये. अफगढ़ सिंह बैठे हुए हैं. अफगढ़ सिंह देख लो. इनको ये सब हम लोग जिस तरह के डिस्कशंस कर रहे हैं, उनको मतलब पसंद नहीं है ना इन सब चीज. दादा मेरा तो सॉरी बीबी दादा, एक मिनट रोक रहा हूँ. एम दादा, मेरा तो वो चीजें सुन के इंटरेस्ट खत्म हो गया है. यानी आप एक ही मिठाई बार बार खाते, कुछ भी खाते रहो, उकता जाओगे ना. बिल्कुल बिल्कुल. अभी भी कान पके नहीं. ठीक है प्रदीप. हाँ जी. AK गोपालन. AK गोपालन. हाँ, स्टेट ऑफ केरला वो भी ना. डिटेंशन मैटर का है भाई, भयंकर केस है वो. ऑन इलीगल डिटेंशन. वो इलीगल डिटेंशन पे है. AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. मद्रास होगा. हाँ बराबर. हाँ, मद्रास बोलते हैं तो पुराना नाम. अभी भी मद्रास है, अभी भी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास है. हाँ, हाई कोर्ट तो मद्रास है, स्टेट चेंज हो गया. अभी भी मद्रास है. अभी भी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे है. अरे वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर कौन सा है?
ऑडी अल्टरनेट पार्टम वाला। हाँ वही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से कौन सा केस है वो? केस है कुछ है ना समथिंग? हाँ है, डिस्कशन तो है सर। ये सब खोज कर मैं एक बना लूंगा सर लिस्ट, इन लोग सबके लिए, हमारे लिए सबके लिए बना लूंगा मैं, एक बना लूंगा सर। नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड, वही वाला। हाँ कौन है वो? याद नहीं आ रहा करताकर सर। क्या नाम है उसका? कुछ ऐसे ही है। ठाकुर वी हरि प्रसाद। ठीक है, मैं बना दूंगा, मैं बना दूंगा। दादा शायद ठाकुर वी हरि प्रसाद है। नहीं वो नहीं है, याद कुछ और नहीं है। आ क्राइपैक करके है, क्राइपैक। ये मजूमदार को मालूम होगा क्राइपैक। रहा। एक बार टाइप कीजिए, गूगल में आ जाएगा। एक मिनट मैं देखता हूँ। KRAIPAK क्राइपैक। एक सेकंड। पब्लिक बोल रही है पता नहीं क्या, ये लोग पागल हो गए लगता है, कुछ क्या कहते क्राइप हैं स्ट्रक्चर, क्राइपैक। हाँ ऐसा कुछ है, क्राइप एक्ट है एक। AK क्राइपैक। हाँ एक क्राइप एक्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये देखो, natural justice rules are presumed to apply to bodies entrusted with अच्छा ये judicial or quasi-judicial functions. Identifying the rules of natural justice in the various circumstances that administration decision makers face have proven to be a difficult task. दादा जी जी सुन रहा हूँ जी। ये भी एक लैंडमार्क है ना क्राइपैक? हाँ 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 हाँ। अच्छा इसमें वो उसका रेफरेंस भी है, मेनका गांधी का भी रेफरेंस है इसमें। आएगा ही वो तो। हाँ फिर आना ही एक है। एक और है सर, वो ये मुरलीधर वर्सेस कदम सिंह, ये आया 1954। चलो भाई, ये अरे तेजवीर बताना कुछ यार, कुछ अब हटते हैं 65 अब। का भी है, जीजी भाई 320 वर्सेस कलेक्टर। 322 हो गया, 3 घंटा 22 मिनट हो गया। अब ये टॉपिक से हटते हैं थोड़ा सा, कुछ और बताओ। अभी वो एक बात हुई थी, वो क्या नाम है, कौन सा वो था अभी, जो आप वो माइनॉरिटीज वगैरह वाला, वो कौन सा था, कौन सा मंडल कमीशन ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये मंडल कमीशन जो है, इन्होंने फाइंडिंग तो बोल दी, कंक्लूजन में इन्होंने क्या दिया, किसकी गलती से पीछे रह गई माइनॉरिटीज? खासकर हमारे इन्होंने एक पुरखों ही ने गड़बड़ माइनॉरिटी किया, की बात करी है मेरे हिसाब से। हमारे पुरखों ने गड़बड़ की थी। नहीं, पुरखों ने हमारे तो पढ़ने से थोड़ी रोक लिया था, पढ़ने से थोड़ी रोक लिया था। अरे पॉवर इन्हें नीले टिड्डो कौन समझाएगा, ये बता मुझे। वही चीज है ना, देखिए 10 में से जो है पहले 10 में से 3 तो मुस्लिम थे एजुकेशन मिनिस्टर्स, वो भी सबसे पहला भी जो है वो क्या नाम है मुस्लिम था, सब कोई जानता है। ठीक है, अब पढ़ना खुद नहीं चाहेंगे तो दूसरा क्या कर लेगा भाई? अब इनको सर एक बिना बात, पढ़े ही नौकरी दे दो। सर एक बात मैं बताऊँ, ननिहाल में मैं देखा था कि नीचे जो रूम्स होते थे ना, जैसे घुसते ही मतलब बाएं और दाहिने साइड में रूम्स होते थे, पुराने जो मकान होते थे बीच में एक आंगन टाइप का होता था, घुसते ही एक बाएं एक दाहिने रूम मतलब बना हुआ रहता था। तो दोनों रूम्स में गरीब बच्चे, मतलब पिछड़े हुए वर्ग के, वो फ्री पढ़ते थे, खाते थे, घर का काम वगैरह अपने इच्छा से वो करते थे, जहाँ जहाँ तक पॉसिबल था उनके लिए। तो एक पैसा कोई लेता भी नहीं था, उनको पढ़ाया जाता था, नौकरी मिल जाती थी उनको, तो उसके बाद वो आकर मतलब पूरा परिवार के तरह ही मतलब बिहेव करते थे।
जैसे मैं जब जाता था ननियाल, मुझे घुमाने ले जाते थे सब ये लोग, तो हम लोग को कभी लगता ही नहीं था कि ये पिछड़े वर्ग के हैं या लोअर कास्ट के हैं। बता रहा हूँ दादा, मैं। पहले 9 में से 4 मुस्लिम थे एजुकेशन मिनिस्टर्स। तो ये भी अब दूसरे की गलती है कि मतलब जो है तुम्हारी कम्युनिटी का भी बना दिया, 5 में से 4 तुम्हारे हैं, 9 में से 4 पहले, फिर भी मतलब जो है मेजोरिटी की गलती है। सब पढ़ाई सब तुम्हारे सर का ढक्कन खोल के घुसेड़ दे उसमें। नहीं, उसमें भी ब्राह्मणों की और ठाकुरों की और बैसों की है बस, और किसी की नहीं। हाँ, मतलब वही स्वर्ण वर्ग की है कुल मिला के, हाँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय बस। अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, बस इनकी ये 3 जातियां थी, इनके बाप लोगों ने सब कुछ किया। बाप दादाओं ने। मतलब रूल बताओ, मुस्लिमों का चल रहा था 800 साल, 200 साल अंग्रेजों का चल रहा था, लेकिन प्रताड़ित ये कर रहे थे सबको। नहीं, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे कि कोई ब्राह्मण ब्राह्मण जो रूलर है पूरे इंडिया को रूल किया हो, किसी क्षत्रिय रूलर ने पूरे इंडिया को रूल किया हो, कोई बता देना कि जहां पर यूनिफॉर्म बोला कि ठीक है इनको सबको सत्यानाश कर दो। ये नैरेटिव चलाते हैं, इनसे हमेशा कन्फ्रंट करके एग्जाम्पल मांगो। अगर न्यूमरस बोलते तो कहते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ कोई भी टकर जाता है ना, न्यूमरस एग्जाम्पल्स है, मैं कहता हूँ भाई कम से कम 1 से 1 शगुन होता, इतने तो तू बता ही दे। उस दिन एक गधा आया था ना कल, हाँ, घोड़ा नचाने वाला। हाँ, वो कल मैंने देखा उसको, वो जो आवाज निकाल रहा था ना, गर्र कर रहा था, हाँ, वो वही हाँ, हाँ, घोड़ा हाँ। को करते नचाते हैं, इसलिए करता है वो। ये स्टैंड कौन है भाई? कल मिसेस बोल रही थी मुझे कि किसको गाली दे रहे हो तुम, एकदम गंदा गंदा सब गाली दे रहे हो। मैं बोला कि मेरा दिमाग गर्म हो गया था इसमें। जयभारती साहब बंद करें? कर देते हैं बंद दादा। आप वैसे स्ट्रीम तो मेरे को तो मजा आया काफी। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी आज, कि जैसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी उसमें इसको पकड़ नहीं सके इमरजेंसी के दौरान, कभी वो सिख बंदे थे कुछ दिल्ली में, यानी मदनलाल खुराना को नहीं पकड़ सके। तो हैट्स ऑफ टू मदनलाल खुराना। भाई मेरे लिए मदनलाल, देखिए आप यूपी से हैं, आप बंगाल से हैं, शायद आपको मदनलाल खुराना का इंपॉर्टेंस ना लगे। इस आदमी ने दिल्ली को स्टेटहुड बनाने में बड़ी जिद्दोजहद की, और चीफ मिनिस्टर था, जहां भी कहो पहुंच जाता था, मेहनत की इसने बड़ी। और अगर ये इमरजेंसी में इसको 70 में पकड़ नहीं सके तो हैट्स ऑफ टू मदनलाल खुराना। ये मेरे ख्याल से मदन लाल खुराना तो बहुत बड़ा नेशनलिस्ट था वो, नेशनलिस्ट था वो। मदन लाल खुराना तो मेरे ख्याल से मेरे बचपन के टाइम तक भी था, जब मैं स्कूल में हुआ था। 98 तक था वो। हाँ, मैं स्कूल के टाइम था मेरा वो। मैं जब यूएस आया तो न्यूज आई कि मदनलाल खुराना को फॉर सम डिसिप्लिनरी एक्शन 6 साल के लिए निकाल दिया। मोटी मोटी पड़ी न्यूज, मैं भी स्कूल में निकल तब क्यों बिजी जाता है ये बता, या तो रहा कर या बार बार निकल जाता। मैं तेरे को निकालता तो हूँ नहीं, तो आता क्यों है फिर? निकलता है फिर आ जाता है, ये करता रहूं क्या? हैं? Why do you go? अगर रहना तो रुको, तुम चलेगा तो फिर आके बैठते हो। सर यहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये करते हैं, ओके। ये जब से 5G आया ना सर, ये 4G का कनेक्शन खराब हो गया है। जब 4G आया था तो जैसे 3G का डाउन हो गया था। नहीं, हमें लगता है कि तुम भी जाके कहीं पर समीर के चैनल में बैठ कर मुर्गा मुर्गी का नाच देखते होगे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्यों लो फिर तुम्हारे। नहीं दादा, सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी होती है। चलो अब वो ठीक से कल पूछ लेना क्या हुआ था। अगर बोलेगा सिग्नल की प्रॉब्लम है तो नवीन और तेजवीर भी फिर वही बोल रहे हैं। अब हमारे पास एलएमआई है। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे, नहीं मैं भी 3 बार बाहर निकल गया था ना। ग्राउंड फ्लोर में जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी सर ऑफिस जाते हैं तो दोनों सिम चालू करके अब रखना पड़ता है, वहाँ पे जियो का नहीं मिलता
और इधर आते हैं, घर हाँ, आते ये तो बात एयरटेल है। का नहीं मिलता। एयरटेल और जियो में बड़ा दिक्कत है, वोडाफोन का हो तो और बेकार। जय भारती साहब, आप संदीप साहब को रिक्वेस्ट करो अंदर आने के लिए, ये बाहर से चैट भी हाथ कर रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे हैं। हाँ, मेरा ये सवाल था, दिमाग से निकल गया, ये ज्वाइन क्यों नहीं किया है? हाँ भाई बाजवा साहब आइए ना। नहीं, इमरजेंसी से तकलीफ में लगता है, हम लोग गलत टॉपिक लेके बैठ गए लगता है। कल तो इनका चॉइस था। नहीं, ये भी लगता है 12th के बाद इन्होंने इंडिया छोड़ दिया 85 में ना, तो फिर मैं तो ऑलमोस्ट 33 जब मैंने इंडिया छोड़ा, तो मैं तो काम भी 10 साल किया, कॉलेज से अरे भी सुन निकले, ली 10 साल आपकी काम आवाज, किया। सुन ली, आ गए। You know, वीवी सर, ये एक चीज पूछनी थी, ये जो दाऊद इब्राहिम है, ये क्या 90s के पहले मिड 80s में सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काम करता था इंडिया में? मुझे तो ऐसा लगता नहीं, सर बता पाएगा। और बाबरी मस्जिद के जब वो टूटा उसके बाद से वो डाइवर्ट हो गया फुल्ली? ऐसा तो मैं नहीं जानता हूँ, सर बता पाएंगे, मुझे उतना नॉलेज नहीं है इस विषय में। अरे तो बाबरी मस्जिद ही कौन सा ये खोपड़ी पे उठा के लाए थे वहां से? नहीं, अब जो भी था, लेकिन उसे अपना नैरेटिव तो चला दिया ना उसने। अरे नैरेटिव, खैर ये तो सारा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम सारा नैरेटिव चलाता ही रहता है। वो तो आज भी 2002 के दंगों का नैरेटिव चला लेता है। साबरमती एक्सप्रेस छोड़ के बाकी सब कुछ दिखाएगा। हाँ, वो है माल बेच देता है अपना, उसका मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ नवीन भाई, देख लो ना कि 2000 दंगों की सारी बात करेंगे, बस जो है साबरमती एक्सप्रेस को नहीं छुएंगे कोई भी। हाँ, तो गोधरा को कोई पूछता ही नहीं है, और पूछो तो कहता है अरे वो नहीं है। वही साबरमती एक्सप्रेस वही। हाँ वही गोधरा ने। हम लोग उस समय स्कूल में थे और नरेंद्र मोदी को जानता भी नहीं था, फिर हम लोग कहने लगे देखो जो है गंगा क्या हुआ, नरेंद्र मोदी। अब नहीं, जिस बंदे को कह रहे कि उसने करवाया, उसको तो आए हुए ही 1.5-2 महीने बस हुए थे, 2-3 महीने शायद हुए होंगे, बहुत ज्यादा। बाजवा साहब, स्ट्रीम कैसी रही है तो बताओ। आज स्ट्रीम बड़ी अच्छी रही। नमस्कार वीवी सिंह जी, मैं ना बाहर से सुन रहा था, आज मेरा ना काम पड़ा जा रहा है, मैं जल्दी भी छोड़ना, मुझे एयरपोर्ट जाना लेने अपनी मम्मी को। नहीं ठीक है। तो बस अभी मेरे काम खत्म हुआ, अभी बस 1 घंटा और है मेरे पास, फिर मुझे एयरपोर्ट जाना है। अच्छी स्ट्रीम थी आपकी, ये इमरजेंसी इश्यू तो बहुत ही धब्बा है हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत बड़ा धब्बा है। मुझे याद है कि टॉपिक बता दो। अगली स्ट्रीम का टॉपिक इमरजेंसी के बाद जो सरकार आई थी उसके ऊपर करते हैं ना, उन्होंने क्या इंडिया का बेड़ा गर्क किया। किसके ऊपर? इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए, जो नई सरकार अपोजिशन वाली बनी थी मोरारजी भाई की। हाँ, मोरारजी जनता गवर्नमेंट के बारे में बात करते, बराबर है, सही बोल रहे हो। कैसे टूटी, क्या हुआ, किसने जूता मारा किसको, किसने टांग खींची किसकी, है ना, ये वाला। हाँ जी, इतना ये अच्छा। पब्लिक जो बच्चे बैठे अच्छा रहेगा, उनको इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इस बारे में? नहीं, ये अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। पहली बार अपोजिशन को चांस मिला 1947 से के बाद 1977 में, 30 साल बाद, और उन्होंने क्या किया? जो अभी वाले को तकलीफ थी ना बाजवा साहब। हाँ जी, अभी भी यही करने वाले हैं, अब सब चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए। एक दिन अभी अजीत राहुल सिंह के गांधी बात में तकलीफ थी ना, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया, तो बाकी सब ठीक ही चल रहा था। दादा, एक चीज समझ में नहीं आ रही, 8 लोग तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी इसमें पैनल में, और व्यूअर्स 4 ही दिखा रहा है, ये यूट्यूब का क्या फंडा है? नहीं, वो 8 + 4 हुए ना, 12 हुए टोटल। अच्छा ऐसा है।
हाँ जी, जो बाहर से देख यही रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने कहा आज तो यही बैठे हुए। जो हम व्यूअर्स नहीं है ना, हम तो पैनलिस्ट है ना, हम व्यूअर नहीं है, हमें काउंट मत करो। वही मैं कह रहा था कि जो जी जी 1977 में जो हुआ है ना, अब अगर बीजेपी सरकार को निकाल दे और अपोजिशन आ जाए, सेम वही होगा जो उस टाइम 1977 में भी सारी की सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई थी, और आज भी सब कोशिश कर रहे हैं कि सब इकट्ठे हो जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अब कल ही पता नहीं क्या कह रहे थे कि सारी इकट्ठे उनकी मीटिंग हुई थी, तो किसी ने पूछा कि तो अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई है, पर इनका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो कोई आंसर नहीं दिया, सब उठ के चल दिए। अभी वो कुल बुला रहे हैं ना, क्या नाम है बिहार के, वो क्या है यार, नीतीश। हाँ बस वही कुल बुला रहा है ज्यादा। वहाँ मारकाट मची हुई है, वो भाई साहब इफ्तारी चल रही है उसकी। अब बनना चाहते प्रधानमंत्री। और अभी जो कल यो मार दिया है अतीक अतीक का बेटा, उसके ऊपर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ नहीं होने वाला। दीदी सर एक चीज बताइए, ये गवर्नर की जो इंडिया में पोस्ट है, क्या उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, या फिर अभी का जो सेटअप है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें तो गवर्नर रखना जरूरी है स्टेट से। तो एक कलेक्टिव गवर्नर रख दिया जाए, जैसे कि वैसा नहीं, वैसा नहीं होगा सर बता पाएंगे, वैसा नहीं होगा। वहाँ तो एक स्टेट में बहुत खर्चा आता है उन लोगों में। नवीन भाई, कलेक्टिव तो प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन स्टेट्स के अलग होंगे ना। जैसे ये है ना, गवर्नर, एक गवर्नर रखोगे तभी जो स्टेट में गवर्नर, उसके साथ तो जो है स्टेट गवर्नमेंट की बन नहीं पा रही कई जगह पे, तो पूरे जो सारे स्टेट्स का एक गवर्नर रखोगे तो वो तो और नहीं बनेगी। ये दिल्ली के एक पहले के एक टैक्स कमिश्नर थे, विश्व बंधु गुप्ता। अच्छा। और उनका स्टेटमेंट आया था ये अन्ना आंदोलन के टाइम में। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि केजरीवाल ये कांग्रेस की बी टीम है। कैसे? जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो उनमें जितने एनजीओ काम कर रहे थे, मैक्सिमम के जो जिन लोगों के एनजीओ थे, सारे तो कांग्रेस के। और गवर्नमेंट जो थी, अन्ना आंदोलन के लिए सारी तैयारियां करा रही थी, सफाई कर रही थी, पानी छिड़क रही थी, ग्राउंड रेडी कर रही थी। तो उसने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि जो दाऊद इब्राहिम था वो पहले सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था मिड 80s में। तो मैंने कहा ये देखिए, सिंह साहब भी बेहतर बता पाएंगे इस विषय में, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं कभी। दाऊद इब्राहिम का फादर जो था वो दुबई पुलिस में था ना। वो तो कांस्टेबल था मामूली। दादा, कभी प्रमुख आपने कल बैक स्टेज में शायद देखा नहीं जो मैंने दिखाया था, एनजीओ जो हैं ये सब उसी के पार्ट है। हाँ तो देखा हूँ मैं, तो कल देखा और ना मैं। दूसरी बात अगर अरविंद केजरीवाल को जानना चाहते हो तो आप जो है सिर्फ गूगल पे टाइप करो अरविंद केजरीवाल अशोका फेलो। अच्छा, ये अशोका यूनिवर्सिटी के हैं क्या? हाँ, अशोका फेलोशिप ले रखी। हाँ। पुरानी फोटो मिलेगी जवानी की एकदम, अभी की नहीं मिलेगी। पुराना प्लांट है ये।
अच्छा, इसमें दिल्ली वो एक बार भी अपनी चेयर पे पोजीशन होल्ड नहीं, वो काम नहीं करा ना इसमें एक दिन भी। किसी भी उसमें सिग्नेचर तो है नहीं इसके। पहले दिन से वो विश्ववर्धन गुप्ता बता रहे थे ये आया तो है नहीं, ये अपॉइंट हुआ उसके बाद ये लीव पे चला गया स्टडी की, क्या पता नहीं, तो काम तो करा नहीं है। जितने भी काम हो रहे बिना साइन के हो रहे हैं इसके। अच्छा, बिना साइन के हो रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, या फाइल्स तो मंगवाते होंगे वो कि ऐसे ऑफिस से नहीं आता। पता नहीं, हाई कोर्ट यही तो बोल रहा था कि भाई बिना साइन के कहाँ से हो रहा है ये सारा काम। नहीं, इसने अपने पास तो एक भी डिपार्टमेंट रखा ही नहीं है ना। अपने पास नहीं रखा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर है तो उसके चीफ मिनिस्टर नॉलेज में होने तो के कभी ना नाते तो कभी साइन करेगा। एक मैटर तो कम से कम आएगा ना। आप मान लो घर में, मैं घर का ही बता रहा हूँ आपको, आप घर पे हो तो एक ना एक दिन तो आपको पता चलेगा, यदि कोई कुछ गड़बड़ कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, आप तो पूछोगे भाई कि मुझे क्यों नहीं दिखाते हो, क्या करते हो तुम लोग, कैसे खर्च करते हो, क्या दादा क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। हाँ जी, आप जो है वकील होने के नाते मुझे बताओ, जब कोई कानून बनता है जो दिल्ली में कोई कानून बना जी, तो क्या उसमें उसमें मुख्यमंत्री पूरा का साइन होना कैबिनेट का जरूरी है अप्रूवल लास्ट चाहिए में? ना उसमें। हाँ, लास्ट में वही सारी चीजें जाएंगी तो हाँ, मुख्यमंत्री चीफ के पास। मिनिस्टर पे ही। देखिए अभी इन लोग दिल्ली में पंखा कानून चल बना रहा है। मतलब नहीं, दिल्ली में कानून बना मतलब ये बोल रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सब हाँ, चीज का, जितनी भी चीजें होती हैं हाँ, वो बिना चीफ इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर की नजर में आए बिना तो नहीं हो जाएंगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ। सिंह साहब भी तो ये बोलेंगे शायद, उनको सब चीज पता है, सिग्नेचर हो ना उससे कोई मतलब ही नहीं। सर सिंह साहब, अच्छा, स्टेट में जब कोई पॉलिसी बनती है तो मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? उसके पास पॉलिसी कोई नहीं आती है कि सारी सब पॉलिसी आती है। बन गई है, मैंने देख ली है, तो कुछ तो नोट्स देने पड़ते होंगे ना, सिग्नेचर वगैरह कुछ तो हाँ करने हाँ पड़ते हाँ, होंगे उससे कि उसके इंफॉर्मेशन में है। और अगर नहीं करने पड़ते तो भाई पता नहीं कैसा कानून है फिर। इंटरनल नोट्स तो बनते होंगे, जैसे ही IAS अफसर्स तो बनाते हैं फाइल। दिल्ली गवर्नमेंट कानून बना, दूसरी असेंबली कानून बना सकती है। मैंने कानून मतलब उस हिसाब से ये लोग नहीं बोल रहे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन पॉलिसी 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 की, स्कीम्स, हाँ, कानून के कानून बनाने के लिए तो गड़बड़ हो मैं जाएगा कानून फिर। अलग चीज, ये लोग लूज लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मैं समझ गया, लूज लैंग्वेज में ये इन लोग बोल रहे हैं, कानून नहीं, सर्टेन पॉलिसीज, पॉलिसी डिसीजन में तो मतलब चीफ मिनिस्टर विल ऑलवेज बी अवेयर whether he signs or not is of little relevance. The onus is on him ultimately. Maybe they are going slow now. धीरे धीरे पकड़ेंगे इनको भी after collecting more information. सर गलत बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मैं अब स्ट्रीम जैसे बंद कर रहा हूँ, मैं हाँ जी, हाँ जी, करते रहते हैं, बंद करता हूँ। हाँ जी। अच्छा, कल वाला दिखाना तो नहीं पब्लिक को? पार्ट 2